अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक और एमसीक्यू सेशन के साथ हाजिर हूँ और आज जो हम एमसीक्यूज करने वाले हैं वो कंप्यूटर के और एक चैप्टर पे जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे करने वाले हैं। और ये सारे के सारे जो प्रीवियसली आस्क्ड एमसीक्यूज हैं वो मैंने यहाँ पे छाप दिए हैं। ट्राई करना कि इन सबों को सॉल्व करोगे और जहाँ पे आपको लगे ना कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, हमें ये चीज़ें पता है, तो वहाँ पे क्या करिए, स्किप करिए और जिनको नहीं पता है वो देख लीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। आई मतलब क्या करूं, मैं आपको इतना बोल सकता हूं कि आप वो चीज़ें कभी नहीं बोलोगे जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। चलिए ये इतना छोड़ते हुए अपने एमसीक्यूज पे मूव ऑन करते हैं। ये रहा हमारा पहला। देखिए, पहला क्वेश्चन है लेबल पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये है पार्ट 1, ये है पार्ट 2। इसको लेबल करना है इस हिसाब से। चलिए, यहाँ पे इसको समझने के लिए मुझे आपको क्या समझाना पड़ेगा। जो हमारे पास अगर हम देखेंगे ना, हमारे पास बेसिक जो कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर में, उनको मुझे आपको समझाना पड़ेगा। नाउ वो मैं आपको कैसे समझाऊंगा, वो मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। अगर मैं बेसिक मॉडल या बेसिक डायग्राम बनाऊं कंप्यूटर की, वो होता है ऐसे। कैसे होता है? ऐसे। वेट, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। वो होता है ऐसे। इसमें इसको हम क्या बोलते हैं? सीपीयू। क्या बोलते हैं? सीपीयू। यहाँ पे क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस। याद रखना, यहाँ पे होते हैं आउटपुट डिवाइसेस और यहाँ से होते हैं इनपुट डिवाइसेस। ये बेसिक मॉडल होता है कंप्यूटर का, याद रखना। अब यहाँ पे क्या होता है? इसमें कुछ चैम्बर्स बने हुए होते हैं ऐसे। कैसे? ऐसे हमारे पास चैम्बर्स है। यहाँ पे इसको क्या होता है? ALU क्या होता है? जिसको हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। और यहाँ पे होता है कंट्रोल यूनिट, जो इनको इनपुट आउटपुट यूनिट्स को आपस में कोऑर्डिनेट कराता है। और यहाँ पे हमारे पास मेमोरी होती है। मेमोरी कौन सी? या तो रोम होगी, या तो रैम होंगी, या तो कैशे होंगे। तो ये होता है हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। अब आते हैं इस पे, क्या आते हैं? क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे अगर मैं इस स्ट्रक्चर से दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे आपको सीधे दिखता है ना, यहाँ पे इनपुट डिवाइस होता है, यहाँ पे आउटपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो ना इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे देखिए, अगर आप देखोगे कहाँ पे है इनपुट डिवाइस, पहले देखो इसने बोला है आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस। क्या पहले आउटपुट डिवाइस होता है? नहीं, ये तो सीधी सी बात गलत है। पहले क्या होता है? इनपुट डिवाइस। दैट मीन्स पहले क्या आएगा? इसका आएगा पहला नंबर और इसका आएगा दूसरा नंबर। दैट मीन्स ये इसका करेक्ट आंसर है। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये क्या देखोगे? ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बोला है, आप वहाँ पे देख सकते हो, मैंने वो ब्रीफली एक्सप्लेन किया है क्वेश्चंस में ही। नाउ ALU क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो हमारे पास अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, फॉर एग्जांपल एडिशन वेडिशन के लिए होता है ना, या लॉजिकल कैलकुलेशंस के लिए ज़रूरत लगता है, जैसे ट्रू फॉल्स या एंड नॉर, उन चीज़ों के लिए हमें वो यूज़ होता है ना। यहाँ पे क्या होता है? मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट होता है जहाँ पे आपकी मेमोरीज पड़ी होती है, जैसे रोम है, रैम है, कैशे है। ये भी मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किए हैं। आप जाके जो हमारे पास प्रीवियस वीडियोस है, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उनको चेक कर लीजिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे मेमोरी यूनिट एंड ALU, वो भी यही पे है। दैट मीन्स इसका सीधे करेक्ट आंसर क्या था? ये मुझे यहाँ पे आपको मॉडल समझाना था कंप्यूटर का, तो मैंने आपको ये समझाया। अब इसके रिलेटेड अगर हम देखेंगे बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटर किसने दिया है, उन चीज़ों को हम यहाँ पे वो किसने दिया था बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटर। अगर आपको किसी ने भी बोला बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटर किसने दिया, उसको हम बोलते थे जॉन वॉन न्यूमैन। याद रखना, ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। और इसी ने स्टोरेज का कॉन्सेप्ट भी दिया था। स्टोरेज का कोई प्रोग्राम अगर हम स्टोर करते हैं, कोई चीज़ हम स्टोर रखते हैं कंप्यूटर में, वो कॉन्सेप्ट भी इसी ने दिया था। यहाँ पे मुझे आपको कुछ और एक चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती रहती है इसमें एग्जाम में, वो चीज़ सिखानी है। तो मैं पहले इसको रब करता हूँ। देखिए, यहाँ पे मुझे आपको जो चीज़ समझानी है वो है इंस्ट्रक्शन साइकिल। क्या है? इंस्ट्रक्शन साइकिल। ये इंस्ट्रक्शन साइकिल होता क्या है? क्या है? यहाँ पे आपने बेसिक मॉडल तो समझा, अब आप एक चीज़ और समझिए इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में। अगर हम इंस्ट्रक्शन साइकिल में देखेंगे, वो किससे बनता है? एक तो फेच साइकिल,
प्लस अगर आप देखोगे ना, फेच साइकिल प्लस एग्जीक्यूशन साइकिल से बनता है। क्या बनता है? एग्जीक्यूशन साइकिल से बनता है। ना अब इसको समझाने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ जिससे आपको ये पूरा समझ आ जाएगा। देखो, फेच क्या होता है? किसी से कोई चीज लेना, मतलब कहीं से डाटा लाना, वो होता है फेच। कहीं से कुछ चीज खरीदना, हम बोलते हैं ना हमने यहाँ से ये निकाल के लाया, वहीं से ये डाटा जब पकड़ता है उसको फेच करना बोलते हैं। और एग्जीक्यूट मीन जब प्रोसेस करके आउटपुट देता है उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूट करना। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूट करना। नाउ इसमें क्या आता है? पहले क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा उस पर, और फिर क्या करेगा? फिर उसको स्टोर करेगा या आउटपुट देगा। इसको बोलते हैं हम एग्जीक्यूशन साइकिल। देखो, इंस्ट्रक्शन साइकिल समझने के लिए आपको ये वाली, देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, इंस्ट्रक्शन साइकिल समझने के लिए आपको ये वाली डायग्राम समझनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे फेच आएगा, ये होता है ऐसे, याद रखना। फेच आता है, डिकोड आता है, फिर यहां से आता है एग्जीक्यूट, ये याद रखना, एग्जीक्यूट। फिर आता है हमारे पास स्टोर, याद रखना, स्टोर। ये ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। पहले क्या आता है? फेच इंफॉर्मेशन होती है, फिर वो डिकोड होती है। डिकोड मीन्स वो मैंने बोला था, मैं अगर हाई लेवल लैंग्वेज में बोलता हूँ तो कंप्यूटर क्या समझता है? मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, तो उसको डिकोड तो करना है ना। फिर उसी को जो उसने डिकोड किया उसको प्रोसेस करना है, फिर उसको प्रोसेस करके कहाँ पे? स्टोर करना है, और स्टोर करके आउटपुट देना है। तो इसको हम बोलते हैं, पूरी इस प्रोसेस को, इंस्ट्रक्शन साइकिल को। इसमें कितने हैं? 4 फेजेस होते हैं। तो ये आप याद रखना, इतना मुझे समझाना था, ये मैंने समझा दिया। चलिए नाउ यहाँ पे और एक चीज़ है, ये सिंपल क्वेश्चन है किन के बारे में? इनपुट डिवाइसेस के बारे में। जो आपको मैं अभी बोल रहा था, इनपुट डिवाइसेस होते कौन चीज़ें हैं? इनपुट डिवाइसेस होती है जो एक यूज़र से क्या ले जाए? यूज़र को कम्युनिकेट करवाए, क्या करवाए? कम्युनिकेट करवाए किसके साथ? कंप्यूटर के साथ। कैसे कम्युनिकेट करवाते हैं? इससे वो एक्सेप्ट करते हैं डाटा को। क्या करते हैं? डाटा को। और फिर डाटा को कौन प्रोसेस करता है? कंप्यूटर। और हमें वो उसको किस सूरत में वापस देता है? इंफॉर्मेशन की सूरत में वापस देता है। हम क्या देते हैं? राह डाटा देते हैं। क्या देते हैं? राह डाटा। और वो हमें क्या देता है? यूजफुल इंफॉर्मेशन। क्या देता है? यूजफुल इंफॉर्मेशन, जो हमें किसी काम के लिए जरूरत पड़ती है। नाउ इनमें से हमें बोलना है, इनमें से हमारे पास ये कौन सा है? कौन सा इनपुट डिवाइस? ये सारे इनपुट डिवाइस ही है। लेकिन आप हमें बोलिए, जो ऑरिजिनेट हुआ कब? इन यूनाइटेड स्टेट्स में अराउंड 1880s में। तो उसका सीधे सी बात है, वो था कीबोर्ड। कीबोर्ड आपको पता है किसके लिए? इनपुट के लिए लगता है। जॉयस्टिक भी अगर आपने देखा होगा, एरोप्लेन्स को होल्ड करने के लिए या वो गेम्स वेम्स के लिए क्या इनपुट लेती है? किससे? यूजर से। माउस भी क्या लगता है? जब आप कर्सर वर्सर को घुमाते हो, वो किस लिए होता है? इनपुट लेने के लिए, यूजर से इनपुट लेने के लिए। ऐसे ही बारकोड रीडर, ये एक मशीन ऐसी होती है, ऐसी मशीन होती है जो अगर देखा होगा, ये ऐसे ऐसे वो बारकोड्स होते हैं, उनको रीड करती है। इसको बोलते हैं हम बारकोड रीडर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास योटा बाइट किसके बराबर होता है? मेगाबाइट तो आपने सुना होगा, किलोबाइट तो सुना होगा। इसको समझाने के लिए मैंने ये पूरा समझाया है, लेकिन इसको मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करवाता हूँ, ताकि आपको इसकी जो हमारे पास डाटा होता है ना, डाटा यूनिट्स, उनकी आपकी हायरार्की समझ आ जाए। चलिए मैं वो दिखाता हूँ। देखिए, हमें कहाँ से स्टार्ट होता है? बिट से। याद रखना, हमें कहाँ से होता है? जो मैंने बोला था, बिट क्या होता है? जो एक कैरेक्टर 0 या 1 का वैल्यू ले अपने अंदर, 0 या 1 का वैल्यू स्टोर कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं? बिट। याद रखना, उसको हम बोलते हैं बिट। याद रखना। अब जब बिट के ऊपर क्या आता है? 4 बिट के बराबर, अगर आप देखोगे ना, बिट के ऊपर क्या आता है? उसको हम बोलते हैं निबल। क्या बोलते हैं? निबल। याद रखना, उसको हम बोलते हैं निबल। याद रखना, उसको हम क्या बोलते हैं? निबल। अगर आप ऊपर, उसके ऊपर जाओगे, इसके ऊपर क्या आता है? बाइट। क्या आता है? बाइट। याद रखना, इसके ऊपर क्या आता है? बाइट। बाइट कितना होता है? बाइट होता है 8 बिट। कितना होता है? 8 बिट। याद रखना, बाइट कितना होता है? 1 बिट। अब इसके बाद अगर आप और ऊपर जाओगे, इसके बाद क्या आता है हमारे पास? अगर आपको केबी आता है, जिसको हम किलो बाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किलो बाइट। याद रखना, क्या बोलते हैं? किलो बाइट। ये कितना होता है? 1024। कितने? 1024 बाइट्स। याद रखना है कितना होता है? 1024 बाइट्स। नाउ अगर हम इसके बाद देखेंगे, इसके बाद आता है मेगाबाइट।
मेगाबाइट, याद रखना वो भी 1024 क्या होता है, केबीज, क्या होता है, केबीज। फिर आता है 1024 MB, 1024 MB कितना होता है, 1 GB के बराबर, याद रखना 1 GB के बराबर। ऐसे ही आगे 1024 GB, अगर आपको किसी ने भी बोला 1024 GB किसके बराबर होता है, वो होता है 1 TB के बराबर, याद रखना। अब इसके बाद आता है 1024 TB किसके बराबर होता है, वो होता है 1 पेटाबाइट के, याद रखना पेटाबाइट। फिर हमारे पास ऐसे ही चलता है क्या, 1024 पेटाबाइट कितना होता है, याद रखना। ये मैंने ऐसे लाया तो आप भी ऐसे ही रखना। 1024 पेटाबाइट क्या होता है, 1 एक्साबाइट के बराबर, याद रखना एक्साबाइट के बराबर। नाउ 1024 एक्साबाइट किसके बराबर होता है, 1 जेटाबाइट के, 1 जेटाबाइट के, याद रखना जेटाबाइट के। अब 1024 अब हम आए किस पे, अंत पे, 1024 जेटाबाइट। अगर आपको कोई भी बोलेगा 1024 जेटाबाइट, जो यहाँ पे होता है 1024 जेटाबाइट कितना होता है, वो होता है 1 योटाबाइट के। इतना याद रखना, क्योंकि हम इससे आगे नहीं जाते हैं, ये हमें सारे याद रखने ही रखने हैं, क्योंकि पता नहीं एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसलिए याद रखना 1024 जेटाबाइट किसके बराबर होता है, 1 योटाबाइट के, योटाबाइट के बराबर होता है। ये मैंने आपको क्या दिखाई, मेमोरी की हायरार्की। कौन पहले क्या किससे स्टार्ट होता है, बिट से। बिट क्या होता है, जो एक कैरेक्टर, फिर यही चल के निबल बनता है, निबल के बाइट, और ऐसे ही करके करके कहाँ पे ये पहुंच जाता है, योटाबाइट के। और योटाबाइट आप याद रखना वो कितने होता है, 1024 जेटाबाइट के। चलिए हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। नाउ ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस। पहले ही मैंने आपको बोला था इनपुट यूनिट का काम क्या होता है। इनपुट यूनिट मीन्स इनपुट डिवाइस ही, मतलब वो क्या, आपके इंस्ट्रक्शंस को लेता है, क्या लेता है, आपके इंस्ट्रक्शंस को लेता है, आपको कम्युनिकेट करवाता है किसके साथ, कंप्यूटर के साथ। नाउ इसमें देखना है कि क्या नहीं है, मतलब कौन सी फंक्शन नहीं है एक इनपुट यूनिट की। देखो पहली चीज क्या है, इट रीड्स इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड, है ना, मतलब ये आउटसाइड द वर्ल्ड से ही लाता है ना सारा डाटा, सारा डाटा तो आउटसाइड से। जैसे ये यूजर कहाँ है, मतलब आउटसाइड इट्स एनवायरनमेंट है ना, मतलब इससे के एनवायरनमेंट से बाहर है, कंप्यूटर के एनवायरनमेंट से बाहर। जब भी मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूँ दैट मीन्स ये मेरे से आउटसाइड द वर्ल्ड, इससे क्या लाता है, आउटसाइड द वर्ल्ड क्या से लाता है, क्या डाटा को लाता है। तब इसके बाद इट कन्वर्ट्स डाटा इनटू कंप्यूटर एक्सेसिबल। जैसे कि ये किस में चेंज करता है, मशीन, जैसे इसने मेरे से हाई लेवल लैंग्वेज में ले लिया और इसने इसको किस में चेंज किया, मशीन कोड में। दैट मीन्स ये किस में इसको कन्वर्ट करता है, कंप्यूटर के जो मशीन एक्सेप्ट कर पाए डाटा उसी में तो चेंज करता है, करवाता है ना। नाउ इसके बाद इट मेक्स डाटा इनटू इट मेक्स द डाटा इनटू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। नहीं, ये सीधे गलत। कैसे करेगा, वो तो आउटपुट डिवाइसेस का काम है। वो किन का काम है, आउटपुट डिवाइसेस का काम है कि इसको किस फॉर्म में लाना, यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म का। तो दैट मीन्स ये वाला यहाँ पे ये गलत हुआ। देखिए हमें यहाँ पे क्या पता चला, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसके, इनपुट डिवाइसेस के। नाउ इट सप्लाइज डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। सीधे ये सप्लाई करता है डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस किसको, या अगर ये यूजर को बोलता तो ये गलत था। ये किसको बोलता है, कंप्यूटर को सप्लाई करता है, किसके लिए, और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए। नाउ यहाँ पे एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, जिसको आता होगा वो पहले खुद से करिए, फिर मैं करता हूँ। इसका जो आंसर है 5.65 है। क्या है, 5.65 है। ये क्या क्वेश्चन है, ये है 101 को डिसिमल वैल्यू में हमें इसको लाना है, बाइनरी को डिसिमल वैल्यू में लाना है, 101 टू द बेस 2। याद रखना हम इसको कैसे करते हैं, याद रखना। देखो हम सीधे पहले डाटा को लिखते हैं। देखो इजी में, मतलब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इजी वे में समझाऊंगा। देखो हम क्या करते हैं, 1 लिखा 1, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। याद रखना ऐसे लिखना पहले, क्या कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना पहले। फिर इसको प्लस करते हैं किसके साथ, 0 इंटू 2 प्लस करते हैं, क्या करते हैं, 1 इंटू 2। अब क्या करते हैं, बड़ा वाला प्लस, क्या करते हैं, बड़ा वाला प्लस करते हैं, क्या करते हैं, बड़ा वाला प्लस। अब हम यहां से आते हैं, देखो यहां से क्या है, हम क्या करते हैं, 1 इंटू 2। याद रखना 1 इंटू 2 क्या करते हैं, 1 इंटू 2 वही है ना, टू द बेस 2। याद रखना। फिर क्या हम करते हैं,
प्लस, ये प्लस मैंने क्यों डाला इतना बड़ा, ताकि मैं दिखाता हूँ अभी मैंने ये प्लस इतना बड़ा क्यों डाला, मैं अभी दिखाता हूँ, रुको। देखो 0 इंटू 2 वही है ना, टू द बेस 2, 1 इंटू 2, याद रखो ऐसे ही करो। मतलब देखो मैं आपके लिए बहुत ही इजी से 1 इंटू 0 इंटू 2 1 इंटू 2 1 इंटू 2 मैं इनको ज़बानी कर सकता था, लेकिन आपके लिए मैं इसको इजी बना रहा हूँ। फिर आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे अगर आपको कोई भी बोलेगा ना, यहाँ पे आप 0, याद रखना 0 1 2 ले लो, इसकी पावर किसकी, 2 की पावर, और यहाँ से क्या ले लो, 2 की पावर -1 -2 और -3, याद रखना। देखो अगर आपको कोई भी बोलेगा ये कितना हो गया 1 इंटू 4, अगर आप ये कितना हो गया, 0 से किसी भी मल्टीप्लाई करो वो 0 ही होता है। अब 2 रेज़्ड पावर 0 कितना होता है, 2 रेज़्ड पावर 0 1 होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 ही होता है। देखो अब मैंने प्लस क्यों डाला था, ये मैंने इसलिए डाला था ताकि मुझे इनसे और इनसे पॉइंट से मुझे डिस्टिंग्विश हो जाए, ये और ये, मतलब पॉइंट के इधर वाले वैल्यूज मुझे डिस्टिंग्विश हो जाए, पॉइंट के इधर लेफ्ट साइड इधर वाले वैल्यूज और इधर वाले वैल्यूज मेरे डिस्टिंग्विश हो जाए, ताकि मैं ये -1 इजीली डालूं। चलिए इसके बाद इसको आप लिख सकते हो ना 1/2, क्या ये माइनस की पावर ख़त्म करने के लिए। अब यहाँ पे तो ये आपको पता ही है, ये क्या है, ये आपको पता ही है, ये सीधे 0 इंटू मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 0 इज इक्वल टू 0, वो क्या होता है 0 के ही बराबर होता है। प्लस अगर आप यहाँ पे देखोगे ये कितना बन गया, अगर आप देखोगे ये आप लिख सकते हो ना ऐसे 1 रेज़्ड पावर, इसको माइनस प्लस की पावर में लाने के लिए 2 रेज़्ड पावर 3। नाउ ये कितना हो गया, ये हो गया सीधे 4 + 1 प्लस, और क्या हो गया 1 + 2 प्लस 1/8, सीधे हो गया ना, 2 2 4, ये ऐसे 2 2 2 2 2 ऐसे ही लिखते हैं ना, 2 2 4 4 2 8, तो ये हो गया 8। मैं हर किसी को लेके साथ चलता हूँ ताकि हर किसी को क्वेश्चन समझ आए। देखिए ये हो गया 5 प्लस ये कितना हो सकता है, 8 1 8, देखो क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 1 2, देखो इजीली करो, इजीली आराम से, 8 2 16, कोई जल्दी नहीं है। देखो इसको आप लिख सकते हो ना यहाँ पे 5 + 10 डिवाइड बाई 16, 2 5 10 2 8 16 कर सकते हैं ना। तो ये आप लिख सकते हो ना 8 5 40, फिर से वैसे ही 40 + 5 डिवाइड बाई 8 कर सकते हो ना, ये इतना तो कर सकते हो। तो जब आप इसको करोगे सॉल्व, ये कितना बनेगा 45, याद रखना 45 डिवाइड बाई 8। देखो अब मैं इसको सिंपली फॉर्म में करता हूँ, देखो ऐसे 8 डिवाइड बाई 45, 8 5 45, 8 5 45 बचा, तो यहाँ पे पॉइंट चढ़ाऊंगा 0, 8 8 8 8 64, 8 5 कितना होता है 48, 8 7 8 5 40, 8 8 64, 8 7 48, क्या हो गया 8 6 48, याद रखना 8 6 48। यहाँ पे ये क्या था 5.6, याद रखो, यहाँ पे 2 बचा, अब क्या आएगा ऊपर से 0 लाएंगे, कर सकते हैं ना, 8 2 16, याद रखना 8 2 16, यहाँ क्या बचेगा 4, 8 5 40 आ गया ना 40, तो क्रॉस क्या आ गया आंसर हमारे पास 6.625। तो आज से आपको अगर कोई भी डिसिमल वैल्यू मिलेगा तो आप उसको, चलिए पहले मिलाते हैं आपको अपनी फैमिली से, जिसको आप अपना सपोर्ट दिखा रहे हो डे बाय डे, ये इंक्रीज़ होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप आके चेक कर लीजिए, हमने हर किसी चैप्टर में एक सेपरेट पोर्शन बनाया है ताकि आपको क्या इजी हो जाए एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने में। और यहाँ पे ग्रेट डिटेलिंग के साथ हर कोई एमसीक्यू आता है, ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जो आपको पता भी होते हैं, वो रिफ्रेश हो जाए, और जिनको नहीं पता होगी उनको पता चल जाती है। तो इसलिए आप यहाँ पे आइए, इनको चेक करिए, अगर आपको लगता है कि ये सब्सक्राइब करने के लायक है तो कर दीजिए, वरना तो पता ही है, वरना तो वैसे भी आपको नहीं करना है। बाकी हम मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। कंप्यूटर कौन है, इन जो हमारे पास नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनके हिसाब से जो इनकी करेक्ट डिफिनेशन कौन सी है। अगर हम आंसर पे डायरेक्ट जाए तो इसका था ऑल ऑफ द मेंशन्ड, जो भी हमारे पास ऊपर मेंशन्ड दिए गए हैं वो सारे के सारे ठीक है। नाउ इसके बाद अगर
अगर हम देखेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे ताकि हमारे पास इसका एक बेटर अप्रोच और विजन मिले इस क्वेश्चन पे। पहले हम देखते हैं एक कंप्यूटर होता क्या है। अगर आपको कोई भी बोलेगा लेमैन, कंप्यूटर होता है कोई भी मशीन जो आपका काम इजी बनाए। क्या बनाए? जैसे कि मशीन क्या होती है जो आपके काम को मतलब आपके काम में जो एफर्ट्स लगते हैं उनको रिड्यूस करे। तो वैसे ही कंप्यूटर भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो आपके काम में एफर्ट्स कम कर देती है। इसमें क्या होती है, एक प्रॉपर डेफिनेशन के साथ क्या होता है, ये हमारे से डाटा लेती है और डाटा को क्या करती है, स्टोर करके मैनिपुलेट करके हमारे पास क्या प्रोवाइड करती है, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। क्या करती है? यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। दूसरी चीज हमें याद रखनी है, एक कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। एक कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो याद रखना, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। याद रखना, एजुकेशनल रिसर्च याद रखना। इसका क्या है फुल फॉर्म? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, वो इसकी फुल फॉर्म है। नाउ इसके बाद अगर हम देखेंगे यहां पे पहले ऑप्शन में क्या था, प्रोग्राम्ड। प्रोग्राम्ड होता क्या है? प्रोग्राम्ड मीन्स कि जिसमें आप कोई इंस्ट्रक्शन, किसी चीज को जिसको आप इंस्ट्रक्शन, जिसमें आप इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हो। प्रोग्राम क्या होता है? मतलब आपके इंस्ट्रक्शंस जिस पे एक कंप्यूटर वर्क करता है। ये सिर्फ आप प्रोग्राम्ड आप यूज नहीं कर सकते हो। कभी कभी आप किसी को बोलते हो ना, इसको ना इसने प्रोग्राम किया, मीन्स इसको इंस्ट्रक्शंस इससे आ रहे हैं, मतलब किसी इंसान से, दूसरे इंसान से इसको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, ये उसी हिसाब से प्रोग्राम हुआ है, तो उसी को हम बोलते हैं प्रोग्राम्ड। नाउ इसमें होता है अर्थमेटिकल। अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? जो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले, मल्टीप्लिकेशन वाले वो ऑपरेशंस करते हैं ना, उनको हम बोलते हैं अर्थमेटिकल। और लॉजिकल क्या होते हैं? जहां पे हम एंड और या ट्रू फॉल्स, आप सिंपली ट्रू फॉल्स लो, वो होते हैं। नाउ इसके बाद था बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? ये क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज होती है जो एक कंप्यूटर को अंडरस्टैंड होती है, लाइक 0 एंड 1। अगर हम 0 एंड 1 को देखेंगे, ये एक बाइनरी लैंग्वेज होती है। ये किसको अंडरस्टैंड होती है? एक कंप्यूटर को अंडरस्टैंड होती है, जो हमने यहां पे लिखा है जीरोस एंड वंस में। और तीसरी होती है जो मैंने अभी बोला था, प्रोग्रामेबल, जो मैंने इधर ही बोला था डिफिनेशन में ही। प्रोग्रामेबल होता है, उसके बाद स्टोर करता है, रिट्रीव करता है, प्रोसेस करता है डाटा को। यही एक कंप्यूटर की प्रॉपर डेफिनेशन होती है। अगर हमें किसी को डिफाइन करना हो, हम इतना बोल देंगे वो भी हो जाएगा। कंप्यूटर अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, ये भी हो जाएगा। दैट मीन्स कंप्यूटर एक प्रोग्राम्ड डिवाइस है जो अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस ये करता है, हमें उन ऑपरेशंस में मदद करता है। तो इसमें क्या आता? ऑल ऑफ द मेंशन्ड। दिस वाज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन था, बस मैंने ये कुछ टर्मिनोलॉजी इनमें डिफाइन कर दी ताकि आपको इसमें बेटर विजन, जिसको पता नहीं होगी उसको बेटर विजन और बेटर अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को वो अप्रोच कर पाए। नाउ इसके बाद अगर आपको कोई भी बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज कंप्यूटर अंडरस्टैंड, इनमें से ये है, ये सारी की सारी क्या है? लैंग्वेजेस है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस है। इनमें से कौन सी लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है? अगर आपको मैंने अभी बोला था, अभी क्या बोला था कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, तो वो है बाइनरी लैंग्वेज। दैट मीन्स जो करेक्ट आंसर था इसमें वो था कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। दैट मीन्स 0 और 1 को ये अंडरस्टैंड करता है। नाउ हमें इसमें कुछ इंफॉर्मेशन थोड़ी सी एनहांस करेंगे खुद की। पहले हम जाएंगे सी लैंग्वेज पे। किस पे जाएंगे? सी। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। कब फॉर्म हुई थी, कब इन्वेंट हुई थी? 1972 में। किस बंदे ने की थी? डेनिस रिची। इतना याद रखना, आपका काम बन जाएगा। क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है? 1972 में ये इन्वेंट हुई गई। किसने इन्वेंट की? डेनिस रिची ने। और दूसरी चीज कहां पे की? अगर आपको कोई भी बोलेगा, ये हो गई बेल लैबोरेटरी में। कहां पे? बेल लैबोरेटरी में। याद रखना, बस इतना याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। नाउ इसके बाद अगर हम देखेंगे असेंबली लैंग्वेज।
असेंबली लैंग्वेज क्या है? एक लो लेवल लैंग्वेज है, याद रखना, लो लेवल लैंग्वेज है। क्या है? लो लेवल लैंग्वेज है। अब डिफरेंस क्या है इसके बाइनरी लैंग्वेज से? वो भी तो लो लेवल लैंग्वेज ही है, इतना दिमाग में रखना। ये क्या होती है? इसमें हम अगर आपको किसी ने भी बोला मैनोमिक्स, हम इसमें यूज करते हैं। क्या करते हैं? मैनोमिक्स। ये क्या होता है? ये होता है कि हम इसमें कुछ मतलब न्यूमेरिक्स और जो हमारे पास अल्फाबेट्स का ऐड करते हैं, जैसे ADD ऐड, जैसे SUB सब, ये चीजें हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में भी आ जाती है। ये होती है असेंबली लैंग्वेज। अब हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज, ये आपको पता ही है, 0 और 1 में होती है। अब बेसिक क्या है? बेसिक क्या है? बेसिक एक हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है? हाई लेवल। तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो किसने ये बिल्ड की थी? ये 1963 को किसने की थी? एक अगर आपको कोई भी बोलेगा, जॉन G कैमी था उसका नाम, कैमनी था उसका नाम। और कौन था? थॉमसन E कॉर्टस था नाम। कब की थी? एक तो जॉन, याद रखना, जॉन G कैमनी एंड थॉन E कॉर्टस था। अब कब फॉर्म की? 1963 में इन्होंने ये फॉर्म कर दी। अब इसके बाद क्या होता है, अगर हम इसके बारे में और इसकी जो फुल फॉर्म होती है, अगर हम और इंफॉर्मेशन, जो क्वेश्चन हिट होने के चांसेस होते हैं, वो होता है बिगिनर्स। अगर आप ऐसे याद रखना, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, याद रखना, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, याद रखना। ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। नाउ इसमें हमने क्या देखा कि जो हमारे पास इन लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हमारे यूजफुलनेस के लिए बहुत जरूरी है, ताकि हमारे वो कहाँ पे काम आ जाए, एग्जाम पे हमारे पास हिट हो जाए ये, और हम डायरेक्ट क्वेश्चन को अप्रोच कर पाए। नाउ इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर? इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कंप्यूटर का, वो देखना है हमें। पहली चीज, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? ये होता है खुसूसियत। क्या होती है? एक कंप्यूटर की क्या खुसूसियत है, हाउ, इसकी क्या एडवांटेजेस है, मतलब एडवांटेजेस मीन्स ये कैसे, मतलब दूसरों से मतलब ऊपर जाता है, मतलब ये अपर हैंड कैसे लेता है हर किसी पे। नाउ ये वो चीज देखते हैं हम। वर्सटाइल मीन्स क्या होता है कि हम इसको डिफरेंट जगहों पे यूज करते हैं। क्या कर सकते हैं? डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। वो होता है हमारे पास वर्सटाइल। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं, अपने जहां जिस काम के लिए वहां पे यूज होगा उसके लिए यूज होगा वहां पे। जैसे कि अगर हम वहीं पे स्कूल्स में देखेंगे, स्कूल्स में किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए यूज होगा। वैसे ही घर में पर्सनल कंप्यूटर तो घरेलू काम के लिए यूज होगा। वैसे ही ऑफिस में ऑफिस के कामों के लिए यूज होगा। मींस ये क्या है? वर्सटाइल है। दूसरा मींस एक्यूरेट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूरेट होता है। बट इसको आप क्या मतलब कौन सी इंस्ट्रक्शन दोगे, ये उसी हिसाब से आपको आउटपुट देगा। क्या देगा? आउटपुट उसी जो आप इंस्ट्रक्शन दोगे उसी हिसाब से ये आउटपुट देगा। कंप्यूटर खुद से कभी गलत नहीं करते हैं, तभी हम इसको क्या बोलते हैं? गी गो। याद रखना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो आप गार्बेज अगर अंदर दोगे, ये गार्बेज बाहर ही देगा। आप ठीक चीजें अंदर दोगे, ये ठीक चीजें बाहर ही देगा। इसके बाद होता है डिलिजेंस। डिलिजेंस क्या होगी? डिलीजेंस क्या होती है? जो ये एफर्ट्स लगाता है किसी काम में, इसको मैं वो एफर्ट्स कम नहीं होंगे। अगर इसको इस वक्त एनर्जी लेवल ये है, ये एनर्जी लेवल हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट ही रहेगी। ये कभी इतनी, अगर इसकी एनर्जी लेवल ये इसी पे रहेगी, इस तरह नहीं इंसान की सुबह ऐसी एनर्जी लेवल होती है, शाम आते आते वो ऐसे ड्रॉप हो जाती है। नहीं, इसकी एनर्जी लेवल सेम रहेगी। जो भी इसको काम रहेगा, आप कभी भी इसको बोलो काम, हाँ ये करना है, ये बोलेगा हाँ भाई मैं यहीं पे हूं, कर लूंगा। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। तीसरी होती है आईक्यू। आईक्यू होता तो क्या होता? तो आपको पता ही होती। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें जीने भी नहीं दे रहा है। अब अगर इस पे हम दिमाग ही देते तो दिमाग हमारा ये बजा देता। तो इसके पास आईक्यू नहीं होता। आईक्यू क्यों नहीं होता? हम इससे काम करवाते हैं। वी आर टेकिंग अवर अपर हैंड ऑन दिस कंप्यूटर, ऑन दिस सिस्टम। तो तभी तो ये हमारे अंडर रहता है। अभी तो इसमें थोड़ा सा आ गया है वो ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो हम क्या बोलते हैं? इसने हमसे सम छीन लिया। तो इसके बाद हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नाउ इसमें क्या था? आंसर था आईक्यू, जो मैंने आपको पहले ही बोला। चलिए इसके बाद, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग
इज नॉट टाइप ऑफ द कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। इनमें से बेसिस ऑफ ऑपरेशन जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है ना एक कंप्यूटर, इसमें से कौन सा टाइप ऑफ कंप्यूटर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। जो ऑपरेशन प्रोवाइड करता है ना, मतलब जो ऑपरेशन करता है एक कंप्यूटर, उनमें से कौन सा इसमें टाइप ऑफ कंप्यूटर नहीं है। देखिए इसमें आंसर क्या था, रिमोट। मैं बोलता हूं अब इनकी डिफिनेशन। डिजिटल क्या होता है, अगर आपने देखा होगा, आपके घर में अगर आपने एक देखी होगी प्रेशर मशीन, क्या देखी होगी, प्रेशर मशीन देखी होगी। एक तो होती है वो सुई वाली, क्या होती है, सुई वाली, जिसमें वो सुई लगी होती है ना, वो क्या यहां से प्रेशर बढ़ता है, वो सुई या तो इधर जाएगी या तो इधर जाएगी, मतलब वो क्या दिखाती है हमारे पास, प्रेशर। दूसरी प्रेशर मशीन कैसी आती है, वो आती है ऐसी, सॉरी वेट, वो आती है ऐसी, कैसी आती है, इस पे आता है ऐसे 8 8 9 2 ऐसे आता है। मींस ये कंप्यूटर है ना, इसको हम बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। क्या बोलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। मींस ये हमें डिजिटल ऑपरेशंस देता है। क्या देता है, डिजिटल ऑपरेशन और डिजिटल आउटपुट देता है। कौन सा, डिजिटल, ये एक कंप्यूटर है जो हमें डिजिटल आउटपुट प्रोवाइड करता है। दूसरा होता है एनालॉग। ये भी वही कंप्यूटर है लेकिन किसकी सूरत में देता है, एनालॉग। किसकी, सुई इधर और इधर जाती है। जैसे अगर आपने स्पीडोमीटर देखे होंगे, कुछ गाड़ियों के स्पीडोमीटर सुई पे चलते हैं, कुछ के डिजिटल होते हैं, कुछ के बोथ होते हैं। जिनके बोथ होंगे वो होते हैं हाइब्रिड। तो इतना तो आपको पता ही होगी। जैसे एक प्रेशर मशीन होती है किसमें, हॉस्पिटल में, उसमें वो एक ग्राफ चलता रहता है जिसमें हमें हार्ट रेट दिखती रहती है, और दूसरी होती है यहां पे जिसमें हमें हार्ट बीट दिखती है। एक तो हार्ट रेट होती है, मतलब हार्ट रेट मतलब इसका अभी हार्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो वो उसी हिसाब से क्या होती है, हिट होती रहती है, तो वो ग्राफ बनता रहता है। और दूसरा होता है इसका प्रेशर मैकेनिज्म, बाकी चीजें वो दिखाता है, उतना तो हमें नहीं जाता है, वो यहां पे डिजिटल फॉर्म में चलता रहता है। और तीसरी टर्म यहां पे है रिमोट। ये रिमोट है क्या, रिमोट होता है मतलब मैं यहां पे बैठा हूं और मेरा कंप्यूटर ऑफिस में है, मैं यहां पे इंस्ट्रक्शंस देता हूं, वो वहां पे उस कंप्यूटर पे हिट होते हैं। दिस मींस ये तो बेसिक ऑपरेशन नहीं है कंप्यूटर का। तो कौन सा है, ये तीन तो है, दैट मींस ये इसमें से रिमूव हो जाएगा। रिमोट याद रखना, रिमोट क्या होता है, रिमोटली किसी चीज को ऑपरेट करना एक जगह से दूसरी जगह पे। तीसरी चीज, अगर आपको किसी ने भी बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज लवर देन दे, इनमें से देखिए स्टोरेज और कैपेसिटी के हिसाब से कौन सा कंप्यूटर है जो सबसे मतलब लवर है, किससे, मेन फ्रेम कंप्यूटर से। अगर आप दिमाग में डाल दिए होते हाइब्रिड कंप्यूटर, मैंने अभी बोला, वो क्या हो सकता है, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर भी हो सकता है, वो सुपर कंप्यूटर में भी हो सकता है, क्योंकि डिजिटल सिस्टम हम वहां पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, एनालॉग सिस्टम हम वहां पे भी यूज कर सकते हैं। अब यहां पे क्या था ऑप्शन, मिनी कंप्यूटर। अब मैं पहले करता हूं इन चीजों को एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं आपको हायरार्की से दिखा दूं, पहले क्या आता है, 1 सेकंड, अगर मैं यहां पे इसकी हायरार्की बना दूं तो ये कैसे आएगा, ये अगर मैं ऐसे ग्राफ बना दूं, ऐसे बनाता हूं मैं ग्राफ, तो यहां पे अगर आप देखोगे यहां पे हमारे पास माइक्रो आता है। यहां पे अगर आपको किसी ने भी बोला यहां पे मिनी आएगा, क्या आएगा, मिनी आएगा। यहां पे हमारे पास मेन फ्रेम आएगा, फिर क्या आएगा, सुपर कंप्यूटर्स। ये याद रखना, ये तो पहले ही बाहर हो गया। चलिए अगर हम देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, कौन से कंप्यूटर्स को आप माइक्रो कंप्यूटर्स बोलते हो। नाउ अगर आपको कोई भी बोलेगा कौन से कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, तो आप सीधे बोलोगे ना जो आप पर्सनल कंप्यूटर्स यूज करते हो ना, जो आप घर में यूज करते हो कंप्यूटर्स, किसके लिए, वीडियोस देखने के लिए या कोई और चीज करने के लिए, और सिंपल टास्क करने के लिए, वो होते हैं हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। मींस ये किन से छोटे होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स से छोटे होते हैं। मतलब छोटे, मतलब एक तो छोटे होते हैं, जैसे पाम टॉप आपने लिया, लैपटॉप लिया आपने, तो वो होते हैं हमारे पास क्या, मिनी कंप्यूटर्स। नाउ अगर हम देखेंगे अब माइक्रो कंप्यूटर, सॉरी नाउ मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं, मल्टीपर्पज कंप्यूटर्स होते हैं, जिन पे आप मल्टी यूजर्स का काम करते हो। इन पे मल्टी यूजर्स का काम तो वैसे नहीं होता है, मतलब ये किसके लिए, जनरली सिंगल यूजर के लिए बने हुए होते हैं, ताकि इन पे सिंगल यूजर काम अच्छे से कर सके। यहां पे मिनी कंप्यूटर्स में क्या होता है कि अगर आप देखोगे, अगर आप यहां पे देखोगे, हम इनमें यूज क्या करते हैं, मिनी चिप का यूज करते हैं, यानी सुपर चिप्स का यूज करते हैं। क्या करते हैं, सुपर चिप। फॉर एग्जांपल कौन सी सुपर चिप यूज करते हैं, 80386, याद रखना 80836 की चिप यूज करते हैं। ये हमारे किस लिए यूज होते हैं, मल्टीटास्किंग के लिए यूज होते हैं, या अगर हमारे पास मल्टी यूजर्स को यूज करना होगा ना, वो उसके लिए भी हमें पास मिनी कंप्यूटर्स यूज होते हैं। क्या होते हैं, ये हायरार्की में किससे ऊपर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स। और यहां पे हम क्या यूज करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर
प्रोसेसर्स का यूज करते हैं। याद रखना यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर होता है और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे पास जैसे कि अगर आपको किसी ने भी बोला होगा HP 9000, ये एक क्या है, मिनी कंप्यूटर है। ये किसके लिए होता है, जैसे कि अगर आप देखोगे सर्वर्स को हैंडल करने के लिए या दूसरी चीजें, वहां पे ये हमारे पास यूज हो जाता है। नाउ अगर हम यहाँ पे देखेंगे मेन कंप्यूटर्स, अब हम कौन सा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आप कहाँ पे देखोगे, जनरली अगर आप देखोगे, इसकी एग्जांपल क्या है, क्रे 1। आप इनको कहाँ पे देखते हो, जैसे कि अगर आप बड़े से इधर में ऑफिस में जाओगे, किसी इंडस्ट्री में जाओगे, या किसी मतलब वेदर फोरकास्टिंग या कोई और लेबोरेटरी में, बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज में देखोगे, वहां पे कौन सी यूज होती है, वहां पे हमारे पास ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, इनसे क्या होते हैं, पावरफुल होते हैं। ये मल्टी यूजर्स के लिए बने होते हैं। इनकी जो चुटकियों में इनके जो टास्क हो जाते हैं, इन वाले कंप्यूटर्स में चुटकियों में हो जाते हैं। मतलब इनमें ना लार्ज जैसे अगर हम देखेंगे Amazon क्या यूज करता होगा, वो क्या करता होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होता है। वैसे ही जैसे जैसे लार्ज इंडस्ट्रीज, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ जाती हैं, वैसे वैसे हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का इंट्रोडक्शन हो जाता है। यहाँ पे जैसे कि अगर आप देखोगे IBM 370, ये भी एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है। नाउ इसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर्स। यहां तक आप छोड़िए 1 सेकेंड, मैं देखिए अब हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स आते हैं। सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ये मतलब जहां पे अगर आपको हाई लेवल वर्क करना हो, जैसे कि नासा में आपको काम करना होगा, तो वहां पे जो कंप्यूटर्स यूज होते हैं ना, वो सुपर कंप्यूटर्स यूज होते हैं। जैसे आपको इसरो में, वहां पे कौन से कंप्यूटर्स यूज होंगे, वहां पे सुपर कंप्यूटर। जैसे आपके पास IIT की जो रिसर्च लैब्स होती है, वहां पे कौन से कंप्यूटर्स यूज होते हैं, वहां पे होती है सुपर कंप्यूटर्स। क्यों, इनका जो होता है ना मल्टी यूजर फंक्शन, स्पेस से चीजें लानी होती है, कोई और बड़ी बड़ी फंक्शंस करवानी होती है इनसे, तो वो हमारे पास विद इन सेकंड हमारे पास रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो इनको हम क्या बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर्स। क्या बोलते हैं, सुपर। जैसे अगर हम देखेंगे, जैसे हमारे पास क्रे 1 है, क्या है, क्रे 1 है। ये क्या था, ये हमारे पास सुपर कंप्यूटर 1 है। अगर इसी से देखोगे, परम है हमारा अपना, तो ये हमारे पास क्या है, सुपर कंप्यूटर है। नाउ अब हमारे पास इसमें 2-4 क्वेश्चंस है, वो हम देखते हैं। इस वक्त का अगर हम देखेंगे, फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन है, इस वक्त का नहीं, कौन था फास्टेस्ट, अगर आपने देखा होगा, फगुका कहां का, जापान का। ये हमारे पास फास्टेस्ट कंप्यूटर था, कहां का, जापान का था। नाउ इसको किसने किया, मतलब पीछे किसने छोड़ा, तो वो है हमारे पास फ्रंटियर। अगर आपको किसी ने भी बोला इस वक्त का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन है, फ्रंटियर है। किसका है, USA का है। इतना याद रखना, खुद को अपडेट कर दो, इस वक्त कौन है, USA है। कौन है, वो है, अगर आपको कोई बोलेगा एरावत है, PSAI, याद रखना, ये इस वक्त का फास्टेस्ट कंप्यूटर है। नाउ इस सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में आती है, वो आती है फ्लोटिंग, ये होता है, अगर आपको किसी ने भी बोला इसकी ये क्या होती है, वो स्पीड होती है फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। याद रखना, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड्स, याद रखना, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड होता है इसकी जो स्पीड, इसमें मेजर हो जाती है। नाउ इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 दिया था आपका, वो था कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा कौन होता है, किसमें, कंप्यूटर में। तो इसकी भी हम हायरार्की बनाएंगे ताकि हमें समझ आ जाए। तो मैं हायरार्की, ये कैसे होता है, ऐसे देखिए, यहाँ पे अगर आपको किसी ने भी बोला ना, यहाँ पे हमारे पास बिट आता है, क्या आता है, बिट आता है। फिर क्या आता है, अगर आपको किसी ने भी बोला बिट के बाद क्या आता है, 1 सेकेंड, फिर हमारे पास क्या आता है, निबल आता है। याद रखना, फिर क्या आता है, निबल आता है। फिर आता है बाइट आता है, याद रखना, फिर बाइट आता है। फिर क्या आता है, अगर आपको किसी ने भी बोला, फिर क्या आता है, किलोबाइट आता है, फिर आता है मेगाबाइट, MB जिसको आप बोलते हो, MB। फिर आता है गीगाबाइट, अगर आपको GB। फिर आता है TB। फिर आता है इसके बाद, अगर आपको वो इससे आगे भी जाना पड़ेगा, गीगाबाइट के बाद आता है टेराबाइट, फिर आता है पेटाबाइट। इतना काफ़ी है, इतना याद रखना काफ़ी। अब ये बीट कितना होता है, अगर आप ये एक कैरेक्टर सेव करता है, कितना, 0 और 1, ये होता है, इतना याद रखना है। ये एक कैरेक्टर सेव करता है, दैट मीन्स ये होता है। अब 4 बिट कितना होता है, 1 निबल के बराबर। अब अगर आपको कोई भी बोलेगा 8 बिट कितना होता है,
8 बिट, और ये भी आप लिख सकते हो ना 2 निबल भी लिख सकते हो। इतना याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, या तो 2 निबल आएगा, 2 निबल किसके बराबर आता है, 1 बाइट यहाँ होता है, 1 निबल कितने बाइट के बराबर होगा, यहाँ आएगा 2 बाइट कितने निबल होगा, वो याद रखना। इसके बाद अगर आप देखोगे 1024, यहाँ से सीधे 1024 याद रखना, 1024 ये क्या होगा, 1024 बाइट याद रखना, फिर होगा 1024 किलो बाइट, फिर होगा 1024 MB, ऐसे ही ये वह ऊपर तक जाएगा, फिर इसी को ये लेता है 1024 को, फिर दिमाग में रखना। असल में कहां पे हमें हिट करना है ये चीजें। अब हमें सीधे देखना है इनमें से सबसे छोटा यूनिट कौन है, स्मॉलेस्ट यूनिट सीधे बिट होता है, कौन होता है, बिट होता है, क्योंकि हमें पता है निबल कितना होता है, ये निबल कितना होता है, 4 बिट का होता है, केबी कितना होता है, या तो 2 निबल का होता है या तो 8 बिट का होता है, याद रखा ना, यहाँ पे मैंने ये बताया था। और 1 बाइट कितना होता है, अगर आपको किसी ने भी बोला होगा 1 बाइट कितना होता है, वो होता है हमारे पास या तो 8 बिट का होगा या तो ये होगा। चलिए इसके बाद सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ये सॉरी ये इसका होगा, ये बाइट का हो गया था, तो ये 1024 इसका होगा, बाइट का होगा, तो वही 1 KB बन जाएगा। चलिए इसके बाद होता है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग डाटा रिसीव्ड इनटू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। ये इसमें बोलता है कि इनमें से कौन सा डाटा होता है, जो इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर से जो हम डाटा लेते हैं ना, उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कौन चेंज करता है। पहला, आउटपुट डिवाइस क्या करता है, जो कंप्यूटर से लेता है डाटा उसको किसके में लाता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। मींस ये गलत है, खत्म, ये मैं इसका ऑप्शन में ऐसे ही बोलूंगा। अब इसके बाद क्या होता है, मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है, जो हमारे पास डाटा होता है उसको स्टोर करना, सिंपल इतना ही होता है। अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट का क्या होता है काम, कि जो हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस करना, जो मैंने ऊपर आपको डिस्कस कर दिया। और इसके बाद होता है इनपुट यूनिट, बचा कौन, इनपुट यूनिट्स, इसका क्या काम होता है, हमसे डाटा लेना, तो यही तो करेगा ना इसको चेंज, ह्यूमन रीडेबल डाटा को किसमें चेंज करेगा, कंप्यूटर रीडेबल डाटा में, तो दैट मींस इसको इनपुट डिवाइसेस आएगा। नाउ इसके बाद होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर कोड, इसमें से कौन सा कंप्यूटर कोड नहीं है। तो अगर आपने सुना होगा EDIC, ये कोई कंप्यूटर कोड है ही नहीं, सीधे मतलब आपने ए पे हिट किया था कंप्यूटर कोड, अरे यार ये तो कोई है ही नहीं, तो हम कहां से लेंगे, ASCII तो सुना होगा, ये क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड होता है, किसके लिए, इंटरचेंज के लिए, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए। अगर आपने ये BCD किसके लिए यूज होता है, अगर आपने ये क्या होता है हमारे पास BCD, अगर आपको किसी ने भी बोला BCD, अगर हमारे पास ये होता है बाइनरी कोडेड, अगर आपको कोई भी बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है, क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, याद रखना बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसका काम क्या होता है, ये क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है डेसिमल नंबर्स को कितने, बाइनरी इक्विवेलेंट्स में काम ये चेंज करता है। इसके बाद आता है EBCDIC, ये क्या है, अगर आपको किसी ने भी बोला कि EBDIC है क्या, ये होता है, अगर आपको किसी ने भी बोला ये होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, क्या होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है। ये क्या होता है, ये मतलब इसका काम क्या होता है, ये जो होता है ये बाइनरी कोड फॉर अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स के लिए, ये क्या होता है, बाइनरी कोड होता है, किसके लिए, एक तो अल्फाबेटिकल जो अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स होते हैं और न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स होते हैं, उनके लिए क्या होता है, ये बाइनरी कोड होता है। ये कौन डेवलप करता है, ये IBM डेवलप करता है, किनके, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। कौन डेवलप करना है, इतना भी याद रखना, ये कौन डेवलप करता है, IBM। हो सकता है क्वेश्चन अगर ज्यादा ही डीप गया JKSSB, वो इसको भी हिट कर सकता है। अगर एग्जाम में ज्यादा डीप क्वेश्चन आएगा, वो बोलेगा ये कौन क्रिएट करता है, ये कौन क्रिएट करता है, ये डेवलप करता है IBM, किसके लिए, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। नाउ इसका फिर से फुल फॉर्म बोलता हूं, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, इतना याद रखना। क्या है बाइनरी कोड, किसके लिए, अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स के लिए, याद रखना, वेरी गुड। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्रोसेसर कंटेन्स हार्डवेयर नेसेसरी, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए प्रोसेसर कंटेन्स द हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑपरेशंस रिक्वायर्ड बाय द कंप्यूटर। ये बोलता है कौन सा प्रोसेसर पार्ट है प्रोसेसर का,
जो हार्डवेयर कंटेन करता है, जो नेसेसरी होता है ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, कौन, जो एक कंप्यूटर रिक्वायर करता है, जो एक कंप्यूटर को जरूरत पड़ती है, उसमें से क्या होता है। देखो अगर आपको किसी ने भी बोला हो ना कंट्रोलर क्या होता, अगर आपने एक टर्म सुनी होगी DMA, ये होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्या होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होती है कि डाटा को, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को सीधे एसेस करना, कि उनको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं ना, वो डायरेक्टली मेमोरी को एसेस करते हैं। किसके लिए? डाटा के लिए। डाटा को मतलब उससे डाटा लेने या देने के लिए, उसी के लिए करेंगे ना एसेस। तो इसके लिए क्या कंट्रोलर यूज होता है? क्या होता है कंट्रोलर? ये एक चिप होती है, वो वहां पे यूज होती है। नाउ इसके बाद रजिस्टर अगर आपको कोई भी बोलेगा ये किसका बना हुआ होता है, ये एक मेमोरी होती है। क्या किधर पे? CPU में एक मेमोरी होती है। ये भी एक फास्टेस्ट मेमोरी होती है। यहाँ पे क्या हम सेव करते हैं, जो हमारे पास फ्रीक्वेंटली यूज्ड डाटा होता है ना, वो फ्रीक्वेंटली यूज्ड डाटा जो हमारे पास यूज होता है ना फ्रीक्वेंटली, तो वो यहाँ पे स्टोर होता है। कहाँ पे? अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि फ्रीक्वेंटली यूज्ड डाटा कहाँ पे स्टोर होता है, वो एक रजिस्टर में स्टोर होता है। दूसरी चीज इसके बारे में जो आपको याद रखनी पड़ेगी वो है कि जो इसकी मेमोरी होती है, अगर आपको किसी ने भी बोला कि इसकी मेमोरी कितनी, वो होती है 64 बिट। अगर आपको किसी ने भी बोला वो होती है 64 बिट से लेस होती है, याद रखना वो होती है 64 बिट से लेस होती है। और ये क्या होती है? फास्टर देन मेन मेमोरी। याद रखना ये किससे फास्टर होती है? मेन मेमोरी और डिस्क मेमोरी जो होती है उससे बहुत फास्ट होती है। इतना याद रखना, इतना काफी है आपको याद रखने के लिए। ये किनकी बनी हुई होती है? फ्लिप फ्लॉप्स की। याद रखना, इतना भी याद रखना, ये फ्लिप फ्लॉप्स की बनी हुई होती है। नाउ इसके बाद अगर हम और एक क्वेश्चन पे आते हैं, वो है कैशे। कैशे क्या होती है? ये कहाँ पे होती है? ये कैशे कहाँ पे होती है? अगर मैं ये कैशे होती है, ये इन बिटवीन, किसके बिटवीन होती है? एक तो CPU के इन बिटवीन होती है, और किसके इन बिटवीन होती है? मेन मेमोरी के इन बिटवीन होती है। याद रखना ये क्या होती है? ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये क्या हमें प्रोवाइड करते हैं? ये हाई स्पीड एक्सेस करती है, प्रोवाइड किसको? प्रोसेसर को। याद रखना हाई स्पीड एक्सेस प्रोसेसर को करती है। किसके लिए? जो हमारे पास फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम्स होती है ना, उनको एक्सेस करने के लिए ये क्या करती है? ये हमारे पास फ्रीक्वेंटली जो हमारे पास प्रोग्राम्स यूज होते हैं ना प्रोसेसर को, उनको एक्सेस करने के लिए हमें मदद करती है। कहां पे होती है? कैशे कहां पे होती है? CPU और मेन मेमोरी के इन बिटवीन होती है। नाउ अगर हम इसका साइज देखेंगे, क्या देखेंगे? वो होता है 2 KB to 5 MB। याद रखना वो होता है 2 KB से कुछ MB तक। क्या होता है? 2 KB से कुछ MB तक। यहां पे मैं कुछ और एक चीज, एक डायग्रामेटिकली, पहले मैं इसको साफ करता हूं, मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। डाटा पाथ से जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज दिखा, देखो इससे आपको बेटर विजन मिलेगा कि कौन सी चीज कहां पे होती है। देखो ये अगर हमारे पास CPU है, ये हमारे पास CPU है, याद रखना ये CPU है, याद रखना। इधर पे हमारे पास रजिस्टर होता है, याद रखना। यहाँ पे हमारे पास ALU होता है, ALU होता है, कौन होता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है। नाउ यहाँ पे जो ये यहाँ से हमारे पास कंट्रोलर होता है, याद रखना। कंट्रोलर मैंने डिफाइन किया अभी कि कंट्रोलर होता क्या है। और यहाँ से हमारे पास क्या होता है? रैम। याद रखना यहां से हमारे पास रैम, जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, ये हमारे पास पूरा होता है। और अगर हम देखेंगे जो कैशे होता है, अगर आपको कोई भी बोलेगा कैशे कहां पे होता है, वो होता है जो हमारे पास मेन मेमोरी होती है और जो CPU होता है उसके इन बिटवीन होता है। याद रखना इतना। अब हमारे पास असली चीज जो मुझे आपको समझानी थी वो ये है। ये डाटा पाथ होता है ना, इतना याद रखना, ये डाटा पाथ होता है, ये क्या होता है? ये हमें दिखाता है कि जो डाटा फ्लो करता है ना, अगर वो यूजर से आता है तो यूजर के थ्रू कहां से आता है? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कहां पे पहुंच जाता है? इनपुट आउटपुट डिवाइस पे पहुंच जाता है। तो ये डाटा है ना, जो ये डाटा है, ये फंक्शनल यूनिट्स मतलब कौन? ALU है, रजिस्टर है, जो हमारे पास CPU के इंटरनल बसेस हैं, उनमें कैसे फ्लो होता है। जब हमारे पास डाटा ही नहीं फ्लो होगा तो ये क्या घास चरने जाएंगे? तो फिर वही तो होता है ना, जो हमारे पास बेसिक ऑपरेशन क्या है, पहले तो डाटा फ्लो हो जाए ना। तो ये था इसका
ऑप्शन। तो मीन्स ये था थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन, तो दैट्स वाई आई मेड यू। इसका कुछ बहुत सारी डायमेग्नेटिक व्यू आते हैं, तो वो तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, वो क्वाइट हाई हो जाएगा, तो वो सर के ऊपर से जाएगा, ना ही वो JKSS भी पूछेगा। बस इतना याद रखना है कि डाटा कैसे फ्लो होता है फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस से कहां तक, आउटपुट प्रोसेस तक, जब तक वो बाहर निकलेगा वापस, ये इन फंक्शनल यूनिट्स में कैसे डाटा फ्लो होता है, तो ये उसी को डिसाइड करता है, ये डाटा पाथ उसी को डिसाइड करता है। ये वही पाथ हमें दिखाता है कि कौन से पहले डाटा कहां जाएगा, फिर कहां जाएगा, फिर कहां जाएगा, फिर कहां जाएगा, वो इसका काम होता है। दैट मीन्स ये क्या है, नेसेसरी होता है, ये नेसेसरी होता है किसके लिए, प्रोसेसर के लिए, ताकि वो परफॉर्म करे ऑपरेशंस किसमें, एक कंप्यूटर में। नाउ इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइनेड टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। इनमें से कंप्यूटर को ऑपरेशंस, मतलब कंप्यूटर में जो ऑपरेशंस होते हैं ना, उनको कौन कंट्रोल करता है, सिंपल कंट्रोल कौन करता है, वो तो सीधी सी बात है ना, वो सिस्टम यूनिट करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर करेगा। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर हम डिजाइन ही क्यों करते हैं, ताकि हम इंटरेक्शन करें किसके बीच में, यूजर और जो हमारे पास क्या होती है, मशीन है, उनके बीच में एक इंटरेक्शन लेवल बढ़ जाते हैं। और उस मीन्स अब उसी सिस्टम सॉफ्टवेयर को वैल्यूएबल बनाने के लिए, उसी सिस्टम सॉफ्टवेयर को वैल्यूएबल मतलब ज्यादा आउटपुट उससे लेने के लिए हम क्या फिर बनाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसको इजीली मतलब कुछ टास्क करने के लिए, पर्टिकुलर टास्क करने के लिए हम उन किसके लिए करते हैं, किसका यूज करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और यूजर आपको पता है, यूजर क्या करेगा मशीन के साथ, विदाउट किसके साथ, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर वो क्या करेगा, मतलब वो उसके साथ गोटियां खेलेगा नहीं ना, मतलब कुछ भी नहीं कर सकता है। दैट मीन्स ये भी इसमें से आउट हो जाता था, तो इसका ऑप्शन का था सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब यहां पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपको तो सीधी सी पता होगी, ये किसका पार्ट होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे हमारे पास घरेलू काम के लिए, घर को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, वैसे ही ये होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, किसको, कंप्यूटर को मेंटेन रखने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे वर्केबल लाता है इसको कंप्यूटर को, तो ये होता है उस वर्केबल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए। तो जैसे कि हमारे पास एंटीवायरस होता है, तो वो क्या, देखिए अगर यहां पे क्या बोलता है, पोजिशनल नोटेशन रिप्रेजेंटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज पोजिशनल नोटेशन, कौन यूज करता है टू रिप्रेजेंट द डिसिमल नंबर्स। डिसिमल नंबर्स आपको पता ही है कौन है, जो हमारे पास पॉइंट में होते हैं वो वाले नंबर्स। तो यहाँ पे पोजिशनल नोटेशन कौन करता है यूज, कि वो करता है डिसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। पहली चीज जो आपको यहाँ पे परेशान करेगी वो है पोजिशनल नोटेशन होती क्या है। पोजिशनल नोटेशन अगर आपने एक चीज देखी होगी, या अगर आपने अपने अल्फाबेट्स देखे होंगे, ABCDEF, ऐसे मैं इतना ही लिखता हूँ, FGHINJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखिए अब ये क्या है, ये हमारे पास अल्फाबेट्स है, ये आपको पता ही है, ये हमारे पास AB के अल्फाबेट्स है, जो आपको पता ही है। तो इसमें क्या है कि अगर मैं ये ऐसे लेता हूँ, मुझे कोई फर्क पड़ता है इनके होने या न होने से, नहीं ना, जब तक मैं इनको एक सीक्वेंस में नहीं लाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कैट लिखना होगा, क्या लिखना होगा, कैट, तो उसके लिए मुझे क्या लाना होगा, C यहाँ पे लाना होगा, A यहाँ पे लाना होगा, और T यहाँ पे लाना होगा, तभी तो ये कैट, जिसको हम क्या कहते हैं, बिल्ली, याद रखना, जिसको हम बिल्ली कहते हैं, क्या कहते हैं, बिल्ली कहते हैं। नाउ इसके बाद अगर आपको इसी को अब चेंज करना है, आप इसी को अगर किसी और, मतलब जैसे कि हम बाल लेते हैं, बाल, ये कब बन जाता है, जब हम इनको प्रॉपर सीक्वेंस में लाते हैं, तभी तो ये बाल बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाल, गेंद जिसको हम बोलते हैं। चलिए इसके बाद अगर आपको किसी ने भी बोला कि अब ये पोजिशनल नोटेशन यहाँ पे क्या मतलब माने रखती है, अगर आपने एक एबैकस को देखा होगा कि हम उस पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स कैसे करते हैं, ये अगर आपने एक एबैकस को देखा होगा, उसमें कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे होता है, उसमें रॉड्स होते हैं, और यहाँ पे उसमें एक लाइन डाल के होती है, और यहाँ पे बीट्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, बीट्स, याद रखना, इनको हम बीट्स बोलते हैं, इनको अपर बीट्स और इनको लोअर बीट्स बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, कुछ मुझे याद नहीं है, तो इतना याद रखिए, ये रॉड्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे जैसे ही अगर आप ये जो ये है ना, ये 5 को रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है, 5 को रिप्रेजेंट, जब ये ऊपर चढ़ता है, ये क्या करता है,
5 को रिप्रेजेंट करता है, जब ये नीचे होता है ये 0 को रिप्रेजेंट। वैसे ही अगर हमें इसमें 232 मुझे रिप्रेजेंट करना हो, मैं कैसे उस चीज को रिप्रेजेंट करता हूँ? 232 को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ। देखिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पोजिशनल नोटेशन है क्या चीज। देखिए यहाँ पे क्या है कि मैं यहाँ पे ये मेरी 1s प्लेस, 10s प्लेस और ये 100s प्लेस है। तो यहाँ पे 232, यहाँ पे मैं 2 बिट्स रखता हूँ, यहाँ पे मैं 3 बिट्स रखता हूँ और यहाँ पे मैं 2 बिट्स रखता हूँ। तो जब मैंने एक प्रॉपर सीक्वेंस में रखे ना, तो इसमें क्या हो जाता है कि मुझे समझ आता है कि मैंने ये लिखा क्या है इसमें। तो वही ये बोलता था कि ये अबैकस क्या है, ये पोजिशनल नोटेशन कौन करता है यूज, कि वो नंबर्स को रिप्रेजेंट कराता है, डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना आता है। वो कौन है हमारे पास? अबैकस। अबैकस अगर आपको कोई भी बोलेगा, ये हमारे पास फर्स्ट कैलकुलेशन मशीन थी। क्या थी? फर्स्ट कैलकुलेशन मशीन। अगर आपको किसी ने भी बोला होगा ये क्या है, ये फर्स्ट कैलकुलेशन मशीन है। जो किसने बनाई थी? चाइना ने। याद रखना किसने बनाई थी। अगर आपको किसी ने भी बोला ये कब आया, ये आया 2000 इन बिटवीन 2000 BC और 3000 के BC के बीच में आया था ये कैलकुलेशन। अगर आपको बोला जाएगा ये क्या है, ये है हमारे पास फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। याद रखना फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर है। क्या है? मैकेनिकल कैलकुलेटर है, याद रखना। इसी से हमारे पास जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट होते हैं। क्या होते हैं? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारे पास इसी से स्टार्ट होते हैं। नाउ अब हमारे पास यहाँ पे है ये पास्कल लाइन। ये पास्कल लाइन है क्या? ये पास्कल लाइन है क्या? इसको हमें समझना है, ये पास्कल लाइन है क्या। ये जो ये पास्कल लाइन था, ये अगर आपको कोई भी बोलेगा ये कब बना था, ये इन बिटवीन 1642 से किस बिटवीन में बनाया था? 1644 के इन बिटवीन बनाया था। किस बंदे ने बनाया था? किस महाशय ने बनाया था? इसका नाम था ब्लेस पास्कल। क्या था? ब्लेस पास्कल। याद रखना पास्कल था इसका नाम, याद रखना ब्लेस पास्कल इसका नाम था। और इसको हम क्या कहते थे? ये क्या था हमारे पास? अगर आपको अर्थमेटिक मशीन थी ये, जिसको हम क्या कहते थे? अगर आपको कोई भी बोलेगा ये क्या थी? अर्थमेटिक मशीन थी। इसको हम बोलते थे फर्स्ट एडिंग मशीन भी। अगर आप कोई बोलेगा इसको हम एडिंग मशीन भी। इस पे हम क्या करते थे? एडिशन। याद रखना इतना। कंप्यूटर मैंने पहले ही समझाया कंप्यूटर होता क्या है, इसकी मैंने डिफिनेशन भी बोल दी। नाउ अब अगर हम यहाँ पे जो मैंने प्रीवियस वीडियो है वहां पे आप जाइए, उसको मैंने ब्रीफली डिफाइन किया है कंप्यूटर होता क्या है। नाउ इसके बाद आता है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आपको पता ही है, कैलकुलेटर होता है वन हु कैलकुलेट समथिंग। मतलब कोई भी जो कैलकुलेशन करके देगा आपको, वो कैलकुलेटर होता है। कंप्यूटर इज ए फॉर्म ऑफ कैलकुलेटर, अबैकस इज ए फॉर्म ऑफ कैलकुलेटर, पास्कल लाइन इज ए फॉर्म ऑफ कैलकुलेटर। ये सारे क्या होते हैं? कैलकुलेटर। तो ये था हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन का मतलब, जो हमने डिटेलिंग थी वो इस क्वेश्चन की ये थी। नाउ मूव ऑन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब यहाँ पे अगर आपको देखना होगा ना, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन EBCDIC। मैंने बोला था कुछ, ये है क्या चीज? तो मैंने कल इसको ब्रीफली डिफाइन किया था। अगर आपको ये आप सीधे इसी पे करोगे तो देखते हैं ये क्वेश्चन में ब्रीफली डिफाइन। मैंने ये बोला था ये क्या है? ये है कंप्यूटर कोड। क्या है? कंप्यूटर कोड। जहां पे अगर आपको कोई भी बोले कि इसकी फॉर्म क्या है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। याद रखना क्या? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये आपको याद रखना। ये अगर आपको पता होगी कि मैंने ये बोला भी था ये किस लिए यूज होता है, ये क्या होता है, ये बाइनरी कोड होता है किन के लिए? अल्फाबेटिकल और जो न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स है उनके लिए ये बाइनरी कोड होता है। क्या होता है? बाइनरी कोड होता है। याद रखना, मैं लिखता हूं यहाँ पे ताकि आपको अब याद रहे, कभी भूले ना। बाइनरी कोड होता है किन के लिए? एक तो अल्फाबेटिकल और किनके? न्यूमेरिक कैरेक्टर्स के लिए। किनके? न्यूमेरिक कैरेक्टर्स के लिए। ये क्या है मतलब, ये इसका यूज क्या है? इनको यूज करता है IBM। किन में? अपने जो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ना, उनमें ये यूज करता है। कौन? IBM। किन में कौन यूज करता है? IBM। तो आपको ये याद ही होगा। अब हमें यहाँ पे बोलना है कि ये क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन EBDIC। इसमें कौन सा यूज होता है EBDIC में?
इसका जो आंसर है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। आपको ये मैंने बोला था जो हमारे पास IBM YBM है, वहाँ पे ये IBM जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स डेवलप करता है वहाँ पे ये इनको यूज़ करता है। नाउ अगर हम देखेंगे इस पे सुपर कंप्यूटर्स मैंने बोला था क्या है, ये इसमें दो चीज़ें फिर से मैं रिपीट करता हूँ। एक तो फागुका को किसने रिप्लेस किया, रिटेक किसने किया, अब मतलब इसको मतलब ये पीछे किसने छोड़ा, वो है फ्रंटियर। फ्रंटियर ने इसको पीछे किया। इस वक्त का कौन सा है फ्रंटियर, कहाँ का, USA का। और आप मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन है इस वक्त, मुझे आप बोलिए इंडिया का कौन सा है सुपर कंप्यूटर, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो मैंने बोला था आपको कल उसमें, और वो कहाँ पे है। नाउ इसके बाद मशीन कोड मैंने आपको बोला था क्या, बाइनरी जो हमारे पास लैंग्वेज होती है ना, मशीन कोड मतलब जो हमारी मशीन अंडरस्टैंड करती है, तो हम 0 1 वो हमारे पास मशीन कोड होता है। और प्रोग्रामिंग आपको पता ही है, जो हम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को ताकि वो हमारे हिसाब से वर्क करे। तो इसके बाद आते हैं हम ये इस वाले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन्स द assigned ordering among the characters used by the computer। अगर हमें यहाँ पे हमें इसका आंसर क्या था, कोलेटिंग सीक्वेंस। ये कोलेटिंग सीक्वेंस क्या होती है, ये वो ऑर्डर होता है जिसमें हमारे पास कैरेक्टर्स जो हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं ना उनको सॉर्ट किया जाता है। ये हमें क्या मैंने बोला, ये हमें किसके लिए यूज़ होता है, अगर हमारे पास देखना होगा ना, ये हमें जो किस लिए यूज़ होता है, जो हमारे पास ऑर्डर होता है ना कैरेक्टर्स का, वो किस हिसाब से सॉर्ट किया है हमने, उसी में ज़रूरत लगता है। उतना डीप हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें यही आंसर था। ये हमें कहाँ पे यूज़ होता है, डेटाबेस में होता है। जो हम मैनेज करते हैं ना डाटा, किस सीक्वेंस में उसको हम किस ऑर्डर में रखते हैं, उस वहाँ पे हमें ये ज़रूरत लगता है। नाउ इसके बाद आता है सॉर्टिंग क्या है, एक्युमुलेशन क्या है, और यूनिकोड क्या है। देखिए हम पहले देखते हैं एक्युमुलेशन होती क्या है। ये क्या होता है, हमें किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को जमा करना, एक जगह मतलब दूर दूर से किसी चीज़ को लाना और इनको एक ही पॉइंट पे समझना, ये जमा कर देना, वो होता है हमारे पास एक्युमुलेशन। मतलब आप इतना ही रख लो कि कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी डाटा हो सकता है, वो दूसरी जगह से उसको खींच कर ला के एक जगह जमा करता है, उसको हम बोलते हैं एक्युमुलेशन। नाउ अगर आपको यहाँ पे बोलेगा कोई सॉर्टिंग क्या होती है, सॉर्टिंग एक एल्गोरिदम होता है। क्या होता है, एल्गोरिदम होता है। तो अब इसका काम क्या होता है, सॉर्टिंग में क्या होता है कि ये होता है कि जो हम एलिमेंट्स होते हैं ना, अगर आप एक एरे देखोगे उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लाना या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना, ये होती है सॉर्टिंग। क्या होती है, सॉर्टिंग। इतना ये मत रखिए आप, इतना मैंने रखिए, ये एक एरे में जो एलिमेंट्स है उनको असेंडिंग को या डिसेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए लगता है। नाउ यहाँ पे हमारे पास फिर आता है तो एनकोड, यूनिकोड को समझने के लिए आपको एनकोड समझना पड़ेगा। देखिए एनकोड क्या होता है, अगर आपको एक फॉर्म ऑफ डाटा लाना होगा दूसरे फॉर्म ऑफ डाटा में, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है हमारे पास, आप क्या देते हो उसमें, हाई लेवल डाटा देते हो, तो वो उसको किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लेवल में। किस में, मशीन लेवल में। दैट मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज को ये किस में लाता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में। दैट मीन्स वो किसके लिए, ये यहाँ पे तो ये हमारे लिए है, और यहाँ पे ये किसके लिए है, मशीन के लिए, कंप्यूटर के लिए। ये हमारे पास एनकोड होता है। अब यूनिकोड क्या, इसी के फॉर्म है। इसने किसको, आस्की को रिप्लेस किया था, और ISCII को, ये भी फॉर्म ऑफ कोड्स ही है, जैसे मैंने ये आस्की प्रीवियसली एक्सप्लेन किया था। तो अब इस यूनिकोड में क्या था, यूनिकोड में क्या खसूसियत थी, ये एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करता था हर किसी। यूनिकोड की ये खसूसियत थी कि ये यूनिक नंबर असाइन करता था एक कैरेक्टर को, मतलब ये हर किसी कैरेक्टर को, एवरी कैरेक्टर को यूनिक नंबर प्रोवाइड करता था। ये याद रखना, यूनिक नंबर फॉर यूनिक कैरेक्टर याद रखना, इतना याद रखना। तो ये होता है हमारे पास यूनिक कोड। इसका हमें आंसर क्या था, कोलेटिंग सीक्वेंस था, याद रखना। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
देखिए ये क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द इंटरवल बिटवीन द इंस्टेंट ऑफ द कंप्यूटर मेक्स द रिक्वेस्ट फॉर द ट्रांसफर ऑफ द डाटा फ्रॉम ए डिस्क प्राइमरी स्टोरेज एंड इंस्टेंस ऑफ ऑपरेशन। ये है, ये मैं सिंपल आपको समझाता हूँ ये क्या चीज़ है, यहाँ पे क्या लिख के है। ये देखो, अगर आपको कोई भी बोलेगा ना इसका आंसर क्या था, आप सीधे से याद रखना इसका आंसर क्या था, डाटा एसेस टाइम क्या था, डाटा एसेस। अब ये डाटा एसेस टाइम, इसी चीज को मैं समझाने वाला हूँ इस क्वेश्चन को। ये डाटा एसेस टाइम क्या होता है कि जब एक कंप्यूटर क्या करता है, वो क्या करता है, रिक्वेस्ट डाटा करता है। क्या करता है, रिक्वेस्ट डाटा करता है। वो हमेशा तो करेगा ना, मतलब कुछ प्रोसेसिंग के लिए उसको तो डाटा जरूरत पड़ेगी। अब ये कितना टाइम लगता है इसको कि उस डाटा को रिक्वेस्ट करने में, और देन उस रिक्वेस्ट को मेट करने में कितना टाइम लगता है। मतलब इसने पहले क्या की, रिक्वेस्ट की क्या, डाटा के लिए, और उस रिक्वेस्ट को मेट करने के लिए, मतलब जो इसको चीज चाहिए थी ना, मतलब उस चीज को मिलने के लिए इसको कितना टाइम लगा, उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा एसेस टाइम। पहली चीज, मैं कोई चीज मांगूंगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे को भूख लगी है, मैंने अपनी माँ से खाना मांगा। क्या मांगा, खाना मांगा। एक चीज तो होती है कि जैसे ही मैंने खाना उसको मांगा तो उसने बोला कि ये भी पक रहा है। अब जितने टाइम में ये पकेगा, फिर जब ये वापस आएगा मेरे पास कि मैं इसको खा लूं, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम डाटा एसेस टाइम। क्या बोलते हैं, डाटा एसेस टाइम, याद रखना। इसके बाद होता है डाटा यूटिलाइजेशन टाइम। अब ये समझते हैं ये चीजें क्या है। डाटा एसेस टाइम आपने सुना कि कंप्यूटर टाइम टेकन बाय द कंप्यूटर टू रिक्वेस्ट डाटा एंड द टाइम टेकन टू मेट दैट रिक्वेस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा एसेस टाइम। याद रखना। यहाँ पे क्या होता है, अब हमारे पास डिस्क यूटिलाइजेशन टाइम। ये क्या होता है डिस्क यूटिलाइजेशन टाइम, अगर आपको कोई भी बोलेगा कि डाटा को यूज करें, यूटिलाइज करने में कितना टाइम लगेगा, वो हमारे पास ये डिस्क यूटिलाइज टाइम होता है। इसके बाद जो इसमें क्या होता है कि इस डिस्क में कितना डाटा है, उस डाटा को कितना टाइम लगता है यूटिलाइज करने में, वो होता है डिस्क यूटिलाइजेशन टाइम। इसके बाद होता है डिस्क एसेस टाइम। अब डाटा तो होता है डिस्क में, तो उसमें कितना, मतलब कब तक जो डाटा एसेस हो पा रहा है, उसको हम बोलते हैं डिस्क एसेस टाइम। नाउ अगर हम देखेंगे डिस्क अराइवल टाइम, डाटा कब आया डिस्क में, कब आया डिस्क में, या डाटा कब आया डिस्क से, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क अराइवल टाइम। याद रखना, उसको हम डिस्क अराइवल टाइम या बोलते हैं। नाउ इसके लिए आपको ये क्या आंसर था, डाटा एसेस टाइम। ये होता है डिस्क एसेस टाइम। ये होता है कि अगर कंप्यूटर ने क्या किया, डाटा को क्या किया, रिक्वेस्ट किया, और वो रिक्वेस्ट कितने टाइम में मेट हो गई, उसको हम बोलते हैं डिस्क एसेस टाइम। याद रखना। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि इनमें से आप फॉलोइंग डिवाइस में जो नीचे दिए गए कुछ डिवाइसेस हैं, ये इनमें से आप हमें बोलिए कि ये किस, मतलब क्या कम्युनिकेशन बिटवीन द, कौन हमें प्रोवाइड करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोवाइड्स द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द आउटर, जो कम्युनिकेशन होती है ना बिटवीन द कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड, वो हमें इनमें से कौन प्रोवाइड करता है। तो पहली चीज यहाँ पे कॉम्पैक्ट देखे था, इसका तो सीधी सी बात है, इनपुट आउटपुट डिवाइस मीन्स, इनपुट आउटपुट डिवाइस मीन्स आप इनपुट डिवाइसेस से क्या देते हो, इनपुट देते हो, और आउटपुट डिवाइसेस आपको क्या देते हैं, आउटपुट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, आप यहाँ से कुछ लिखते हो, वो क्या लेता है, वो उस इनपुट को लेता है, प्रोसेस करके वो आपको किस पे, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है उस पे आपको डिस्प्ले कराता है। इसको क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। नाउ ड्राइव क्या होता है, वो हमें आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ड्राइवर काम क्या करता है, ये अगर आपको देखोगे ये क्या होता है, अगर आपको कोई भी बोलेगा ड्राइवर क्या होता है, ये होता है सेट ऑफ फाइल्स। क्या होता है, सेट ऑफ फाइल्स, जो इंस्ट्रक्ट देता है। कोई भी अगर आप एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस लगाओगे ना, फॉर एग्जांपल प्रिंटर, इसके साथ, इसको ये बोलता है कि आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, किसके साथ, कंप्यूटर के साथ। किसके साथ, कंप्यूटर के साथ। आपने देखा होगा जब आपको क्या बोलता है,
जब आप प्रिंटर लाते हो, जब तक आप इसमें ये ड्राइवर नहीं चलाओगे तब तक ये मीन्स ये तब तक ये कंप्यूटर तब तक ये प्रिंटर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं होगा। तो उस ड्राइवर का काम ही क्या होता है, टू मेक इट मतलब क्या, कम्युनिकेबल विद द कंप्यूटर। याद रखना किसके साथ कम्युनिकेबल बनाने के लिए, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेबल बनाने के लिए। नाउ इसके बाद होता है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट आपको पता ही होता है, कोई भी चीज स्मॉल बनाना, मतलब किसी भी चीज को मतलब ऐसे एडजस्ट करना आपस में वो स्मॉल हो जाए और वो क्या हो जाए, इजी टू कैरी। स्मॉल एंड इजी टू कैरी होता है कॉम्पैक्ट। नाउ स्टोरेज। स्टोरेज क्या होती है, स्टोरेज होती है कोई भी मतलब अगर आप देखोगे ना जिसमें हम कोई चीज सेफली क्या रखे, स्टोर रखे, उसको हम स्टोरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोरेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिस्क ड्राइवर्स होते हैं। क्या होते हैं, डिस्क ड्राइवर्स। उनमें हम क्या रखते हैं, अपने डाटा को स्टोर करके रखते हैं, उस डिस्क ड्राइव को ही स्टोरेज बोलते हैं। चलिए, तो चलिए ये आपको स्टोरेज भी समझ आ गया। तो स्टोरेज क्या मैंने बोला कि जो हमारे पास कोई भी डाटा हम स्टोर रखते हैं किसी डिस्क ड्राइव में, जब तक हम उसको यूजेबल जब तक तब तक स्टोर रखते हैं जब तक हम उसको फर्दर यूज ना करें। नाउ यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे हमारे पास अब ये वाला क्वेश्चन है, क्या है ये वाला, ये क्या हमें बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस, इनमें से कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं जो हमें क्या करते हैं, डायरेक्ट एनेबल डायरेक्ट एंट्री ऑफ डाटा, किसमें जो डाटा है वो डायरेक्ट एंटर हो जाए, किसमें, कंप्यूटर सिस्टम में। कहाँ से, जहाँ से सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, जहाँ से भी सोर्स डॉक्यूमेंट मिलेगा उसको, वहां से डायरेक्ट वो एंटर कहाँ हो जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम में। इनमें से आप बोलिए वो कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा है इनपुट, उसको हम बोलते हैं डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस। क्या बोलते हैं, डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस। देखिए अब हम देखते हैं ये डाटा स्कैनिंग डिवाइस ये होता है, जैसे आपने स्कैनर देखा होगा, क्या देखा होगा, स्कैनर देखा होगा, उस वो ऐसे होता है ना स्कैनर, ऐसे ऐसे यहाँ पे हम डाटा, यहाँ पे हम शीट डालते हैं, इसको बंद करता है, वो सीधे किस में जाता है, कंप्यूटर सिस्टम में। ये होता है वही, इसको हम बोलते हैं डाटा स्कैनिंग डिवाइस। अब हम देखते हैं सिस्टम एसेस डिवाइसेस क्या होते हैं। सिस्टम एसेस डिवाइसेस ये क्या होते हैं, इनको हम अगर आपको कोई भी बोलते हैं, ये सिस्टम एसेस, ये डिवाइसेस क्या करते हैं, सिस्टम एसेस को कंट्रोल करते हैं। इनमें हम क्या देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बायोमेट्रिक्स देखा होगा। बायोमेट्रिक्स क्या होता है, ये उसी को एलो करता है, क्या करता है, उसी को एलो करता है जिसका उसमें सेफ गार्ड हो डाटा, जिसके पास उसके पास सेव होगा डाटा। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं सिंपल से समझाता हूँ। आप लॉक रखते हो अपने फोन को, जब तक आप वो लॉक नहीं दोगे ना तब तक आप कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा उस फोन को। जैसे ही वो उस लॉक को देगा, पिन देगा, वो पिन जो आपने रखा होगा, जैसे ही वो मैच करेगा उस डाटा के साथ, तो उस उधर पे क्या हो जाएगा, वो आप उसमें लॉग इन हो जाओगे। इसमें अगर आपको कोई भी बोलेगा, इसमें आपको देखो यहाँ पे जैसे कि बायोमेट्रिक डिवाइसेस आते हैं, वो आते हैं हमारे पास क्या, सिस्टम एसेस डिवाइसेस। नाउ इसके बाद डाटा एक्वायरिंग डिवाइसेस। डाटा एक्वायरिंग डिवाइसेस, देखो यहाँ पे डाटा एक्वायरिंग के लिए क्या होता है, ये हमें डाटा कलेक्ट करने में मदद देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने यूएसबी हमें किस लिए लगता है कि डाटा को हम क्या करेंगे, इथरनेट केबल क्या रखेंगे, एक्वायर कलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास डाटा एक्वायरिंग डिवाइसेस लगते हैं। जैसे यूएसबी आता है, इथरनेट केबल आती है, वो होती है। अब आते हैं डाटा रिट्रीविंग, ये हमें लगता है अगर हमें डाटा रिकवरी के लिए, किसके लिए लगता है, डाटा रिट्रीविंग डिवाइस डाटा रिकवरी के लिए लगता है। कोई भी डाटा अगर वो किसी भी तरह से क्या हो जाए, मतलब बोलते हैं ना डाटा डैमेज हो गया या क्या हो गया, करप्ट हो गया, तो उसको रिकवर करने के लिए हमारे पास डाटा रिट्रीविंग डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें ऑप्शन क्या था, डाटा स्कैनिंग डिवाइस ही होता है जो डायरेक्ट को डाटा को किस में डालता है, कंप्यूटर सिस्टम में डालता है। नाउ यहाँ पे इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एसेस द सर्वर, ये बोलता था इनमें से सर्वर को कौन डायरेक्ट एसेस कर सकता। अगर आपको कोई भी बोलेगा ये इसका आंसर वेब क्लाइंट है। अब ये वेब क्लाइंट है क्या, ये एक पीस ऑफ कोड होता है, कोई भी पीस ऑफ कोड आप ले जाओ जो आपको, जो एक डिवाइस पे, किसी भी डिवाइस पे रन करता है, जो आपको किसको एसेस देता है, सर्वर को एसेस देता है। किसको देता है, सर्वर को एसेस देता है। और इसकी जो सीधी सी एग्जांपल है वो एक वेब ब्राउज़र है। क्या है, वेब ब्राउज़र। आप वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम को किस पे इंस्टॉल करते हो,
क्रोम को किस पे इंस्टॉल करते हो, अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करते हो। तो ये क्या बन जाता है, ये वेब क्लाइंट होता है। और यही वेब क्लाइंट क्या होता है, पीस ऑफ कोड तो यही होता है ना, ये क्रोम। और ये कहाँ पे आपको एसेस किसको देता है, आपको वेब सर्वर को एसेस देता है। और यूज़र को कौन होता है, जो इस वेब क्लाइंट को यूज़ करता है, इस किसको, इस जो हमारे पास वेब ब्राउज़र होता है इसको यूज़ करता है, इसको अपने डिवाइस पे इंस्टॉल करता है, जो इसको इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपको क्या फाइंड अप करना है वेब सर्वर से। और वेब सर्वर अगर आप सिंपल मीनिंग में जानोगे तो वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, ये अगर आपको देखोगे ये क्या होता है, ये एक स्टोरेज डिवाइस होता है। इतना डाटा तो गूगल पे पड़ा हुआ है, वो कहीं पे वो स्टोर रखता होगा ना, उस स्टोरेज एरिया को हम क्या कहते हैं, वेब सर्वर को। ये हार्डवेयर भी हो सकता है, ये सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, ये क्लाउड भी हो सकता है, जो आपको पता ही है। तो इसको हम बोलते हैं वेब सर्वर। आपको सिंपल से याद रखना है कि एसएस एसएस कौन लेता है सर्वर से, वो होता है, हमेशा याद रखना, वो वेब क्लाइंट होता है। क्या होता है, वेब क्लाइंट होता है, याद रखना। इसके बाद आता है which of the following is created when the user opens the account in the computer system। जब एक यूजर अपना अकाउंट खोलता है ना कंप्यूटर में, तो इनमें से क्या क्रिएट होता है, क्या क्रिएट होता है, SFD क्रिएट होता है, MFD क्रिएट होता है, सब डायरेक्टरी होता है, या RFD होता है। पहले ही ये आपको समझने हैं, ये मतलब मेनली ये जो होगा बहुत सारे बच्चों को नहीं आया होगा, लेकिन कुछ दोस्तों ने किया भी होगा। देखते हैं, मैं इनको एक एक करके आपको ये समझा। इसका सिंपल सी आपको ये आंसर क्या था, सब डायरेक्टरी। इसको समझने के लिए आपको ये समझना होता कि डायरेक्टरी होता क्या है। ये अगर आपने एक फोल्डर बनाया होगा, क्या बनाते हो आप, एक फोल्डर बनाते हो, उसके अंदर और एक फोल्डर रखते हो, क्या रखते हो, और एक फोल्डर। इस फोल्डर जो ये आपने ये पहले ये फोल्डर बनाया, जो अब इसके अंदर फोल्डर बनाया, उसको हम क्या बोलते हैं, सब डायरेक्टरी। ये इसका सब डायरेक्टरी बन गया। तो ये कौन, अगर आपको कोई भी बोलेगा ये कौन बनाता है, कौन डिफाइन करता है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक डायरेक्टरी बना सकता है, यहाँ पे एक जो हमारे पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो भी बना सकता है, या एक यूजर भी बना सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने फोल्डर क्रिएट किया, फोल्डर के अलग ये क्या बन गया मेरा, ये मेरी डायरेक्टरी बन गई, और उसके अंदर मैंने और एक फोल्डर बनाया, वो इसकी सब डायरेक्टरी बन गई। तो आपको ये समझ आ गया कि यूजर जब अकाउंट क्रिएट करता है, वो कहाँ पे क्रिएट होता है, वो सब डायरेक्टरी में क्रिएट होता है। नाउ अगर आपको कोई बोलेगा ये SFD होता क्या है, ये हमारे पास, अगर आपको कोई भी बोलेगा ये हमारे पास स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होता है, जो हमारे में यहाँ पे किसी काम का नहीं होता है। और ये भी ऐसा ही होता है, ये भी ऐसा ही होता है। इसका सीधे से आंसर ये क्या था, ये इसको मैंने डाइवर्ट करने के लिए ये चीज़ें डाली थी, हमें सिर्फ यहाँ पे इस पे फोकस करना था। चलिए, इसके बाद अगर आपको कोई भी बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, which of the following is a technique that marks the beginning of the communication, beginning of the computer communication। जो इसमें से कौन सी टेक्निक होती है जो मार्क करती है बिगनिंग ऑफ द कंप्यूटर कम्युनिकेशन को, कौन सी मार्क करती है। तो इनमें से मुझे आंसर देना था। इसका आंसर था टाइम शेयरिंग। ये टाइम शेयरिंग क्या होती है, अगर हमारे पास CPU होगा, इसको ये क्या करता है, इस CPU को मल्टीपल यूजर्स को यूज़ करने की कैपेबिलिटी देता है एट ए टाइम। मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स एट ए टाइम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, एक ही कंप्यूटर को, एक ही CPU को। फॉर एग्जांपल ये एक CPU है, यहाँ से यूज़र 1 है, यूज़र 2 है, यूज़र 3 है, यूज़र 4 है। तो यहाँ पे देखिए आप यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 एंड यूज़र 4, इसको एक ही साथ में क्या कर सकते हैं, एक ही टाइम पे ये करते हैं, एसेस कर पाते हैं। नाउ यहाँ पे आता है यूज़र एनवायरनमेंट। अगर आपको अब बोलेगा कोई ये यूज़र एनवायरनमेंट क्या होगी, आपने कंप्यूटर लेबोरेटरी तो देखी होगी। कंप्यूटर लेबोरेटरी हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम कहाँ पे, वहाँ पे एक ना, मतलब ये एक स्पेशल स्पेस हम रखते हैं, ताकि हम किन के साथ वर्क करें, कंप्यूटर के साथ वर्क करते हैं। तो वही होता है यूज़र एनवायरनमेंट। जो हम लेबोरेटरी क्रिएट करते हैं ना, किस लिए करते हैं, ताकि हम एनवायरनमेंट मतलब वैसा बनाए फीजेबल, किसके लिए, टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, ताकि हम सिर्फ वहाँ पे किसके साथ काम करें, कंप्यूटर के साथ।
टू परफॉर्म वेरियस टास्क्स। इसको हम बोलते हैं यूजर एनवायरनमेंट। याद रखना, यूजर एनवायरनमेंट हम इसी को बोलते हैं। अगर आपको कोई बोलेगा आप बैच एनवायरनमेंट क्या, अगर आपको कोई भी बोलेगा आप ये बैच एनवायरनमेंट है क्या, ये वो सिस्टम है। अगर आप बोलोगे या आप ऐसे बोलिए, ये वो प्रोसेस है, ये वो प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल बैच में कितने कितने कंप्यूटर प्रोग्राम्स आएंगे, कितने कंप्यूटर प्रोग्राम्स आएंगे किसको, कितने कंप्यूटर प्रोग्राम्स आएंगे किसको, कंप्यूटर सिस्टम को, फ्रॉम वेरियस नंबर ऑफ, क्या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स से, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या नंबर ऑफ प्रोग्रामर्स से, किनसे, जो हम इसको कितने मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम्स आएगी। मीन्स आप सिंपली याद रखो कि एक सिंगल बैच में कितने इंस्ट्रक्शंस आएगी फ्रॉम मल्टीपल यूजर्स से, किसको, कंप्यूटर सिस्टम को, उसको हम बोलते हैं बैच एनवायरनमेंट। याद रखना इसको, मतलब इतना आप याद रख लो, ये आपका काम बन जाएगा। इसके बाद आता है मैसेज पासिंग। तो ये क्या होता है, ये होता है कम्युनिकेशन। अगर आपको किसी ने भी बोला मैसेज पासिंग है क्या है, ये होता है कम्युनिकेशन बिटवीन, ये क्या होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस। अगर हमारे पास दो प्रोसेसेस चल रही हैं, उनमें जो कम्युनिकेशन होती है ना, आपस में कम्युनिकेशन किस जो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैसेज पासिंग। याद रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, मैसेज पासिंग बोलते हैं। नाउ यहाँ पे हमें ज़्यादातर याद नहीं रखना है ये किधर पे यूज़ होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स पे ये यूज़ होता है। नाउ यहाँ पे अगर हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन गेव बर्थ टू मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर्स। इनमें से किसने दिया किसको बर्थ, मच चीपर, जो हमारे पास सस्ते आते हैं ना माइक्रो कंप्यूटर्स, उन किसने जन्म दिया, ये इसमें से हमें वो देखना है। इसका आंसर क्या है, वो हमारे पास पता ही है, किसने किया अचीव, माइक्रो प्रोसेसर्स ने। और ये माइक्रो प्रोसेसर्स होते क्या है, अगर आपको किसी ने भी बोला ये सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जो किन का बना होता है, आईसीज का। इसी को हम बोलते हैं, अगर आपको कोई भी बोलेगा मेन प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर, हम इसी को बोलते हैं। याद रखना। इसके बाद आपको मैंने माइक्रो कंप्यूटर्स भी समझाया है, आपको मैंने मेन क्वेश्चन है जो ये बोलता है कि हाउ मेनी जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड। जो हमारे पास कंप्यूटर है वो कितनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। आपने देखा होगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो 5 जनरेशंस है। आपने देखा होगा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। तो ये 5 जनरेशन में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि इस पे नाम आ गया तो ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, अगर आपको बोला जाएगा जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वो क्या था, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वो कंप्यूटर था जिसमें हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते थे। क्या करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते थे। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्टोरेज, प्राइमरी जो उनकी इंटरनल स्टोरेज के लिए, प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के लिए क्या यूज किया जाता था, वो किया जाता था, अगर आपको किसी ने भी बोला उसके लिए मैग्नेटिक ड्रम्स यूज किए जाते थे। क्या किए जाते थे, मैग्नेटिक ड्रम्स यूज किए जाते थे। और यहाँ पे और एक दिक्कत थी कि इनकी जो स्टोरेज थी वो लिमिटेड थी। क्या थी, लिमिटेड थी, वो एक समान थी बस। और अगर इनको आप इनपुट देते थे, इनको क्या था, स्लो, इनको टाइम लगता था इनपुट लेने में, स्लो इनपुट था। और फिर जब इनको रेस्पॉन्ड बैक करना था वो भी ये स्लो ही करते थे। दैट मीन्स इनका आउटपुट भी स्लो ही था। एंड आफ्टर दैट अगर हम इसके बाद आते हैं, इसके बाद और एक क्वेश्चन पे, ये कौन सी लैंग्वेज यूज करता था, तो ये लैंग्वेज करता था यूज लो लेवल लैंग्वेज। याद रखना, लो लेवल लैंग्वेज। एज प्रीवियस वीडियोस में जाके वो देख लो, वो लो लेवल लैंग्वेज क्या है। हर जहां पे भी वो क्वेश्चन हिट हुआ है मैंने बोल दिया है आपको लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। 0 और 1 जो मशीन करती है अंडरस्टैंड, इसको हम मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। यहाँ ये क्या करती थी, यहाँ सिंबॉलिक लैंग्वेज को क्या करती थी, इंटरप्रेट करती थी, मीन्स ले पाती थी। यहाँ पे क्या थी, और एक प्रॉब्लम थी, हीट एंड मेंटेनेंस। एक तो ये गर्म बहुत ज्यादा होते थे और इनको मेंटेन रखना बहुत ही प्रॉब्लम कराने वाला काम था। इसके बाद अगर आपको कोई भी बोलेगा ये कहाँ पे यूज होते थे, यूज किस चीज के लिए यूज होते थे, अगर आपको किसी ने भी बोला यूज किस लिए होते थे, ये
पेरोल्स के लिए यूज़ होते थे। क्या किसके लिए? पेरोल्स के लिए यूज़ होते थे, या प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होते थे, या किसके लिए यूज़ होते थे? या रिकॉर्ड्स को स्टोर रखने के लिए, रिकॉर्डिंग कीपिंग के लिए ये यूज़ होते थे। याद रखना, पेरोल प्रोसेसिंग के लिए, एक तो पेरोल प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होते थे, और किसके लिए? रिकॉर्ड कीपिंग के लिए यूज़ होते थे। अगर आपको कोई बोलेगा इनकी हमें एग्जाम्पल बताओ, इनकी हमें एग्जाम्पल बताओ, तो आप क्या बोलोगे? इसकी एग्जाम्पल क्या है? एक तो इनैक है, याद रखना, इनैक है, याद रखना, इनैक है। IBM कौन सा? 650 है, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपको किसी ने बोला यूनिवैक है, याद रखना क्या है? यूनिवैक है। अगर आपको किसी ने भी बोला इस इनएक की फुल फॉर्म बोलो, किसकी? इनएक की फुल फॉर्म बोलो, ये क्या है? INAIC, याद रखना। ये क्या होता है? E फॉर इलेक्ट्रॉनिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, N फॉर न्यूमरिक होता है। और अगर आपको कोई बोलेगा ये होता है INIAC, सॉरी, ये होता है INIAC, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, और क्या होता है? एंड कंप्यूटर। याद रखना क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसकी ये फुल फॉर्म होती है। और क्या होता है हमारे पास? यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या होती? ये होता है यूनिवर्सल। अगर आपको किसी ने भी बोला ये क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक, याद रखना, कंप्यूटर, याद रखना, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगर आपको अब कोई बोलेगा IBM की फुल फॉर्म क्या है, आप क्या? ये होता है इंटरनेशनल, याद रखना, इंटरनेशनल बिजनेस, याद रखना, मशीन। क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये था हमारा सारे किसके बारे में? जनरेशन 1 के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? जनरेशन 2। पहले मैं ये सारा रब करता हूँ। अब आता है सेकंड जनरेशन। अगर आपको किसी ने भी बोला, अब आप हमें बोलिए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के मुतल्लिक, आप क्या बोलोगे? इसमें क्या यूज़ होता था? ट्रांजिस्टर्स यूज़ होने लगे। क्या होने यूज़ लगे? ट्रांजिस्टर्स यूज़ होने लगे। किन की जगह पे? वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे। याद रखना, वैक्यूम ट्यूब्स की जगह क्या यूज़ हो गए? ट्रांजिस्टर्स यूज़ हो गए। इनको क्या यूज़ हो गया? मैग्नेटिक कोर यूज़ होना शुरू हो गया। कहाँ पे? जहाँ पे इनकी प्राइमरी कहाँ पे? एज इंटरनल स्टोरेज के लिए। किसके लिए? इंटरनल स्टोरेज के लिए। याद रखना, किसके लिए? इंटरनल स्टोरेज के लिए। हाँ, इसके बाद अगर आपको कोई भी बोलेगा इसने इंक्रीज किया, इसमें क्या हो गया? इंक्रीज हो गई क्या? स्टोरेज कैपेसिटी। याद रखना, इसमें इंक्रीज हो गई स्टोरेज कैपेसिटी। क्या हो गई? इंक्रीज हो गई जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो इंक्रीज हो गई। इसमें क्या आ गया हमें? फास्टर इनपुट और आउटपुट। याद रखना, इनपुट और आउटपुट दोनों इसमें क्या हो गया? वो क्या हो गया? फास्टर हो गया। उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड हो गई वो फास्टर हो गई। इसमें क्या हो गया? इसका साइज जो होता है ना, साइज, इसका जो साइज और जो इसमें हीट प्रोड्यूस होती थी उसमें रिडक्शन आ गई। क्या आ गई? रिडक्शन आ गई। इसमें अगर आपको कोई भी बोलेगा इसमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो गई? फोरटान हो गई, कोबाल हो गई, ये वाली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होने लगी। अगर आपको कोई भी बोलेगा इसका कहाँ पे इस्तेमाल होता था, इसका कहाँ पे इस्तेमाल होता था? बैच ओरिएंटेड, जो हमारे पास बिलिंग सिस्टम होता है ना, वहाँ पे बैच ओरिएंटेड बिलिंग सिस्टम होता था, पेरोल प्रोसेस। तो ये इन जगहों पे यूज़ होता था। अगर आपको अपडेट इन्वेंट्री फाइल्स को अपडेट करना था तो वहाँ पे ये यूज़। तो इसकी एग्जाम्पल क्या थी? इसकी एग्जाम्पल थी IBM 401 थी। अगर आपको कोई बोलेगा हनीवेल किसकी एग्जाम्पल है? वो भी इसी की है। CDC अगर आपको कोई बोलेगा 604, वो भी इसकी एग्जाम्पल। ये होता है हमारे पास सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का कंप्लीट। नाउ अब हम आते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे। अब यहाँ पे हमारे पास थर्ड जनरेशन आता है, और थर्ड जनरेशन के साथ ही हमारे पास क्या है? आईसीज की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। याद रखना, इंटीग्रेटेड सर्किट्स,
याद रखना सर्किट्स होता है इसकी फुल फॉर्म, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो यहाँ पे भी हमारे पास मैग्नेटिक कोर ही यूज हुआ, किसके लिए? प्राइमरी स्टोरेज के लिए। ये याद रखना, इतना याद रखना। अगर हम देखेंगे सेकंड जनरेशन में भी क्या यूज हो गया? मैग्नेटिक कोर यूज हो गया। और यहाँ पे भी क्या यूज हो गया? मैग्नेटिक कोर ही हो गया। इसमें क्या था? इसमें फ्लेक्सिबल, अगर आपको कोई भी बोलेगा इसमें इनपुट और आउटपुट क्या था? फ्लेक्सिबल था इनपुट और आउटपुट, याद रखना। तो इसके बाद अगर आपको कोई ही बोले इधर पे, सॉरी, ये फ्लेक्सिबल क्या होता है कि आप इसमें इनपुट और आउटपुट, देखो आपने इनपुट और आउटपुट दिया ना, आप इसमें एक साथ इनपुट भी और ये वहां से आपको आउटपुट दे सकता था। आपने इनपुट दिया, आउटपुट दिया, इनपुट दिया, आउटपुट दिया, इसको बोलते हैं लगातार चलता रहता था। यही चीज मुझे बोलनी थी, मैं भूल गया था, सॉरी। तो इसके बाद आपको क्या याद रखना है? इसके बाद अगर आपको किसी ने भी बोला, इसके बाद क्या याद रखना है? इनका जो साइज हो गया वो स्मॉल हो गया। क्या हो गया? स्मॉल साइज हो गया। और इनकी जो परफॉर्मेंस हो गई, अगर आपको किसी ने भी बोला, वो क्या हो गई? वो अप हो गई, वो ज्यादा अच्छी हो गई। इसके बाद अगर आपको कोई भी बोलेगा, यहाँ पे अब जो मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेजेस थी ना, उनका इस्तेमाल होना लगा यहाँ पे। बहुत सारी जो उन दिनों बहुत सारी हमारे पास क्या आई? लैंग्वेजेस आई, जिसमें से जैसे इसका क्या हो गया? उन दिनों लैंग्वेज का इवोल्यूशन हो गया। क्या हो गया? अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर लोगे, जैसे कोबाल है, कोबाल आ गई, सी आ गई, C++ आ गई। तो ये सारी किसमें आ गई? ये इसमें किसमें आ गई? थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। तो यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इंट्रोडक्शन हो गया। याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर जो हमें किस में मदद करता है? अपने जो हमारे पास मशीन होती है उससे इंटरेक्शन करने में मदद देता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास विंडोज 7 होता है, उसका काम क्या होता है? कि वो जो मशीन है हमारे सामने, जो कंप्यूटर है हमारे सामने, उसको हमारे साथ इंटरेक्टिव बनाए। जैसे लाइनक्स है हमारे पास, ये सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब हमारे पास अगर आपको इसके बाद बोला जाएगा कि इनका यूज कहाँ पे हो गया, इनका यूज जो हमारे पास एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम थे वहां पे यूज होने लगा। इनको कहाँ पे? मार्केटिंग के लिए यूज होने लगा, फॉरकास्टिंग के लिए यूज होने लगा। और अगर आपको कोई बोलेगा बिलिंग के लिए भी, क्रेडिट कार्ड बिलिंग जो आते हैं हमारे पास, डेबिट कार्ड बिलिंग, सब बिलिंग के लिए ये यूज होने लगा। नाउ इसके बाद अगर आपको कोई बोलेगा इनकी एग्जाम्पल बोलो मुझे, इसमें आता था IBM का सिस्टम एक आता था, और क्या आता था? 360 आता था, NCR 395 आता था, एंड वगैरह वगैरह और भी है कुछ, वो आप रिसर्च करके लिख देना। मैंने इतना एग्जाम्पल के तौर पर बोला। जैसे अगर और एक आप याद रखोगे, मुझे दिमाग में ये आ गया, B6500 भी इसमें एक कंप्यूटर आता था। नाउ इसके बाद अब हम शिफ्ट करते हैं फोर्थ जनरेशन पे। पहले मैं इसको रब अप कर, यहाँ पे अब हम आते हैं किस पे? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स पे। किस पे आते हैं? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में। अगर आपको यहाँ पे बोलेगा, यहाँ पे क्या मेन इंट्रोडक्शन क्या हो गई? यहाँ पे इन्होंने लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज करना शुरू किया। क्या किया? जो हमारे पास लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इन्होंने क्या यूज करना चाहिए। ये क्या होता था? इसमें बहुत सारी चिप्स होती थी जो एक चिप में बंधी रहती थी, आईसीज बहुत सारी रहती थी, तो वो एक ही में, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, याद रखना, एक किस्म का माइक्रो प्रोसेसर, याद रखना। अब इसके बाद क्या होता है? इसमें क्या हो गया? इंक्रीज इन स्टोरेज कैपेसिटी भी इसमें इंक्रीज हो गई, इसकी स्पीड भी इंक्रीज, मतलब हाई परफॉर्मेंस इसने देना शुरू किया। ये क्या किया? प्रोवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो गया? अब इसमें क्या आ गए? मॉडर्न डिजाइन आए, मॉड्यूलर डिजाइन आए। इसमें क्या आ गए? मतलब बहुत सारी कंपनीज आई, उन्होंने बोला ये हमारा है, जैसे मैक
मैक ने बोला ये एप्पल ने बोला मैक हमारे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने बोला विंडोज़ हमारा है। ऐसे ही इनके डिफरेंट आ गए, मतलब डिफरेंट, एचपी ने बोला हेवलेट पकार्ड हमारा है। ऐसे ही ये क्या मतलब बहुत सारी कंपनीज आए, इन्होंने अपनी अपनी तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास क्या क्या दी, मशीन्स दी, जिनको हम कंप्यूटर बोलते थे। नाउ इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, माइक्रो प्रोसेसर्स का इंट्रोडक्शन हो गया, और किनका, माइक्रो कंप्यूटर्स का भी इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ इसके बाद अगर आपको कोई भी बोलेगा यहाँ पे ये कहाँ पे यूज होता था, ये हमारे पास जिसको हम बोलते हैं ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में यूज होता था, या सीएडी, कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन जिसको हम बोलते थे, जो हमारे पास क्या इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है उसके लिए यूज होने लगे, ये मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए यूज होने लगा, ये मैथमेटिकल स्टिमुलेशन के लिए यूज हो गया, सिमुलेशन के लिए यूज हो गया। तो इन डिफरेंट मतलब हर किसी काम में इसने आप अपना हाथ घुसाया। नाउ यहाँ पे अगर आपको कोई भी बोलेगा इसकी एग्जाम्पल बोलो, तो यहाँ पे IBM है, PC, जो हमारे पास XT है, तो एप्पल का एप्पल 2 है, वो आ गए, या हुनीबेल का कौन 680 सीरीज आ गई इसमें। तो ये सारी कंप्यूटर्स हमें किस में आए, 4th जनरेशन कंप्यूटर्स में आए। अब 5th जनरेशन इसी का मॉडिफाई हो गया, और उसमें जो हमें इस वक्त भी चल रहा है, जिसकी जनरेशन अभी चल रही है, इसमें क्या मेजॉरिटी ऑफ ये अनाउंस हुआ, इसमें हमारा AI आ गया, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन कहाँ पे हो गया, यहाँ पे 5th जनरेशन कंप्यूटर में। इसमें क्या हो गया, अगर आप देखोगे हमारे पास चैट बॉट्स आते हैं, अब सारा कुछ, मतलब अब सारा किसके ऊपर शिफ्ट होता है, इसी AI के रिलेटेड, AI के टुवर्ड शिफ्ट होता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, 5th जनरेशन कंप्यूटर्स में ये चीजें आ गई अब हमारे पास। अब हमारे पास है, जो मैंने कुछ अब टाइम भी हुआ, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हम उनको क्विकली सॉल्व करते हैं, वो इन्हीं में से क्वेश्चंस हैं। चलिए, ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन। मैंने अभी बोला, इसमें से आप बोलिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन है। अगर आपको मैंने ये अभी बोला था, ये कौन सा है, इसको हम बोलते हैं एडिसैक। क्या बोलते हैं, एडिसैक। याद रखना, मैंने फुल फॉर्म अभी बोली, आप जाके रिवाइज करना। इसके बाद एडिसैक का फुल फॉर्म क्या है, देखिए मैंने ये भी डाला है, एडिसैक का फुल फॉर्म क्या है, ये याद रखना। इसका फुल फॉर्म क्या यूज है, इसका आप फुल फॉर्म क्या है, याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है। इसको क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद आता है, ये बोलिए सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड, जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थी उनका टाइम पीरियड कब था, ये याद रखना। उनका टाइम पीरियड था 1959 से लेके 1965 तक, ये डेट याद रखना। इसमें जो मैं आगे लाने वाला हूँ MCQs, उनमें भी मैं कुछ जनरेशन्स के कंप्यूटर डालूंगा, लेकिन उनमें हाई लेवल, मैं अपनी लेवल बढ़ा रहा हूँ, और मैं कहाँ से आगे आगे बढ़ रहा हूँ, आगे आगे चैप्टर्स में क्वेश्चंस ला रहा हूँ। तो इसके बाद अगर आपको बोला जाएगा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स किस चीज के बने हुए होते थे, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में क्या यूज होता था इनमें से, तो मैंने ये भी बोला आपको, इनमें क्या यूज होता था, ट्रांजिस्टर्स, ये याद रखना। तो इसके बाद आता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स जरा मुझे बोलो कहाँ पे यूज हुए, यहाँ पे यूज होते थे, मुझे ये आप कहाँ पे कमेंट करोगे, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर दोगे कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहाँ पे यूज होते थे। इसका नाम क्या है, जैक कैल्बी ने इनको इन्वेंट किया, याद रखना किसने किया। और इसके साथ मुझे बोलना कि डेट कब किया जैक कैल्बी ने, अगर इंटीग्रेटेड सर्किट्स को इन्वेंट किया, और मुझे बोलिए आप डेट कब। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैंने बोला किस जनरेशन कंप्यूटर में यूज होता था, ये भी मैंने आपको पढ़ाया कि ऑपरेटिंग सिस्टम पहले किस वाले में आ गया, वो आ गया 3rd जनरेशन कंप्यूटर्स में। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, और आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा हुआ होगा। बाकी अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।